तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। सो आई थिंक जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए मैं एक एक करते हुए सारी चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू। तो भाई यहाँ पे पहले हमें ये समझना है कि एक बार अगर मान लीजिए कंपनी अपना आईपीओ ले आती है, फर्दर कैपिटल का मतलब है कि उसके बाद, तो यहाँ लिखा है रिस्ट्रिक्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बार आप इशू लाने के बाद दोबारा इशू नहीं ला सकते? नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जब हम पढ़ेंगे, कि मान लीजिए आपका एक इशू ऑलरेडी अंडर वे है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आपने आज डॉक्यूमेंट फाइल किए और आपका इशू जो है वो अगले 10 दिन में आ गया, 15 दिन में आ गया, बहुत समय लग जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपका एक इशू अभी चल रहा है, ड्यूरिंग ट्रांजिट है, अभी लाइव नहीं हुआ है, लिस्ट नहीं हुआ है, तब तक आप दूसरा इशू मत लाइए, ये यहाँ पे कहा गया है। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो पहले से ही कमिटमेंट कर रखी थी कि भाई मैंने तो 2 इशू लेके आने ही आने हैं, तो ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर आप जो पहला इशू लेके आ रहे हैं जो अभी ऑलरेडी अंडर वे है, इसी के प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको लिखना होगा कि भाई ये मेरा इशू अभी चल रहा है, बट इस तारीख को जो भी टेंटेटिव डेट होगी इसके अराउंड में एक और इशू लेके आऊंगा और उसके बारे में फर्दर डिटेल्स बाद में शेयर करी जाएंगी। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस फर्स्ट वाले जो इशू लेके आ रहे हैं उसमें मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे फर्स्ट वाले ऑफर डॉक्यूमेंट में कि भाई मैं एक और इशू लेके आने वाला हूं और उसकी डिटेल्स जो होंगी वो जल्दी शेयर करी जाएंगे, सो दैट लोगों को पता रहे कि एक और इशू ये जो चल रहा है अभी, इसके तुरंत बाद एक और इशू आपका आने वाला है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। बट जनरली वो यही कहते हैं कि आप अवॉइड करें अगर हो सकता है तो, पर रोक तो नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते नहीं आपको लाने नहीं देंगे, पर अगर आप लेके आ रहे हैं तो डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि the issuer shall not make any further issue of specified security in any manner, whether by way of public issue, right issue, bonus issue, preferential issues. In case of the fast track issue, during the period, अब यहाँ पे 2 बात लिखी है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आपको बताऊंगा अभी। In the case of a fast track issue during the period between the date of filing of the offer document in case of book building or prospectus in case of fixed issue with the registrar of companies and the listing of specified securities. और सेकंड कंडीशन क्या है, इन एनी अदर इशू, तो ऊपर का जो इशू है उसको छोड़ के फास्ट ट्रैक है या आपका नॉर्मल आप इशू लेके आ रहे हैं जहां पे आपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ, इसको छोड़ के ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो दोनों के अंदर फर्क एक्चुअली सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे फर्स्ट बात हमने करी गई है फास्ट ट्रैक इशू। हम नीचे भी पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक आईपीओ, फास्ट ट्रैक एफपीओ। आईपीओ तो फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, वो तो पहली बार है तो आपको पूरा प्रोसेस करना है, बट एफपीओ फास्ट ट्रैक हो सकता है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है कि हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो ड्राफ्ट वाली कि भाई हमें इस पहले डॉक्यूमेंटेशन सेबी को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करना है, फिर सेबी उसमें सजेशन देगा, वो 30 डेज की बाद जो हमने करी थी, फिर उसके बाद सब रेगुलेटरी एजेंसीज को हम उसकी एक कॉपी देंगे। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है फास्ट ट्रैक में नहीं रहती है, तो मतलब उसके बगैर आप इशू लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, जो लिखा है फास्ट ट्रैक इशू ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट की बात होती ही नहीं है। तो कहते हैं अगर आप फास्ट ट्रैक इशू लेके आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, जब तक आपकी लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक आप कोई दूसरा इशू ना लेके आए। अगर आप एक नॉर्मल इशू लेके आ रहे हैं जो कि फास्ट ट्रैक नहीं है, लाइक अ नॉर्मल आईपीओ और अ नॉर्मल एफपीओ, तो वहां पे तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। वहां पे क्या होगा, आप ड्राफ्ट फाइल करेंगे पहले और उसके बाद फिर सब वही 30 डेज एंड एवरीथिंग होगा और उसके बाद लिस्टिंग होगी। तो इसीलिए 2 डिमार्केशन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर फास्ट ट्रैक है तो कोई ड्राफ्ट का चक्कर है ही नहीं, डायरेक्टली जो फाइनल कॉपी है वही जाएगी और उसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसके दौरान जब आपने ड्राफ्ट फाइल किया और जब तक लिस्टिंग नहीं हो रही, इसके बीच में आप कोई भी दूसरा ऑफर नहीं ला सकते। जबकि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जो आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है जो आप फाइल कर रहे हैं और जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक आप इशू नहीं ला सकते। पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कहते नहीं जी मैंने तो लाना ही है, मैं तो राइट इशू लेके आऊंगा ही आऊंगा, प्रेफरेंशियल इशू लेके मुझे आना ही आना है, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको लाना ही लाना है तो फिर आप ये जो इन्फॉर्मेशन आप ऊपर देख रहे हैं ना कि भाई ड्राफ्ट है या नॉर्मल ऑफर डॉक्यूमेंट है, इसमें फिर आप मेंशन कर दीजिए कि भाई मैं एक और इशू लेके आने वाला हूं। तो कहते हैं कि unless full disclosure regarding the total number of specified securities or the amount proposed to be raised from such further issue are made in such draft of a document or of a document as the case may be.
तो सिंपल है कि अगर लाने ही वाला इशू दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता, तो कोई बात नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में जो आप फर्स्ट बार लेके आ रहे हैं उसी में मेंशन कर दीजिए कि भाई हमारा दूसरा इशू भी आने वाला है। ठीक है, बात आगे करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो ऊपर मैं अभी आपसे कह भी रहा था, फास्ट ट्रैक। अच्छा, फास्ट ट्रैक आईपीओ क्यों नहीं होता, एफपीओ ही क्यों होता है? देखो, आईपीओ जैसे कि आप जानते हैं, फुल फॉर्म के बियॉन्ड भी अगर आप जाएंगे तो नाम है इनिशियल, पहली बार, सबसे पहली बार। अभी कंपनी के बारे में कुछ किसी को पता नहीं है कि वो कैसे परफॉर्म करेगी, कैसा क्या रहेगा। जब हमें कुछ भी काम करना होता है, मान लो आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो अभी क्या है कि सब कुछ बहुत बेहतर लग रहा है कि ये बंदा तो पता नहीं कहाँ ही था, है ना, पहले क्यों नहीं मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जब आपने उसके साथ रहना स्टार्ट किया तो मे बी ऐसा ही लगा आपको, हो सकता है ऐसा ही लगे, भगवान करे ऐसा ही लगे आपको कि अच्छा ही डिसीजन है। बट बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, राइट? तो जो सामने चीज दिख रही थी और जो एक्चुअली होके सामने आई है प्रैक्टिकली, जब हमने उसको फेस करना शुरू किया उस सिचुएशन में, तो दोनों बातें बदल गई। तो यहाँ पे इसीलिए आईपीओ फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कंपनी के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। अभी पब्लिक एक तरीके से कंपनी नहीं हुई थी, पर जब एक बार उसका आईपीओ आ चुका है और हम पढ़ेंगे 3 साल तक वो लिस्ट ऑलरेडी रह चुकी है, क्योंकि फास्ट ट्रैक आईपीओ जब आप लाते हैं तो कुछ कंडीशंस को मीट आउट आपको करना है, तो तब तक काफी कुछ हम जान चुके हैं। अब ये भी तो नहीं है, मतलब ये हम गारंटी के साथ तो यहां भी नहीं कह सकते कि भाई अगर फास्ट ट्रैक लाने की परमिशन दी जाएगी कंपनी को, एफपीओ, तो सब कुछ ठीक ही होगा। हो सकता है 3 साल तक कंपनी ठीक थी, पर अगले 3 साल में चीजें और बदल जाएं, तो वो एक अलग बात है। बट जनरली जो आईपीओ होगा, क्योंकि वो वेरी फर्स्ट टाइम आ रहा है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो वहां पे पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जबकि अगर उसके बाद कंपनी पैसा रेज करने आ रही है, तो वो या तो एफपीओ नॉर्मली या फिर फास्ट ट्रैक एफपीओ, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, इसके जरिए पैसा रेज कर सकती है। सो एलिजिबिलिटी एंड इश्यूअर कंपनी शेयर एज ऑलरेडी लिस्टेड, क्योंकि जिसके लिस्टेड ही नहीं है वो एफपीओ क्या फिर वो तो आईपीओ लेके आएगी। Need not to file the draft of a document with SEBI and contain and obtain observation from SEBI, or make a security deposit with stock exchange for its follow on public offer if it satisfy the following conditions। तो भाई दो बातें हैं यहाँ पे, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और सेबी से ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी। दोनों ही चीजें हमने ऊपर बात करी थी, एक एक करके अगर याद दिला दूं तो मैंने कहा था, आपको याद होगा, अभी बोला भी कुछ देर पहले कि भाई 30 डेज आप जब अपना ड्राफ्ट फाइल करते हैं तो सेबी के पास 30 दिन का समय होता है। याद है, वो सब बात हमने करी थी। 30 दिन के अंदर वो आपसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, या अगर उन्हें लगता है कि किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी से पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं, यू नो, ऑल ऑफ दिस। सो वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वो आपको उनसे ऑब्जर्वेशन लेनी ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता था कि भाई आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्योंकि पब्लिक का तो क्या है कि उसको तो बस ये दिख रहा है कि भाई शेयर जो है वो लिस्ट हो और मैं लिस्टिंग गेन ले लूं और मैं निकल जाऊं, मैं बेच दूं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रोस्पेक्टस है भी या नहीं है। पर अगर कल फ्रॉड हो जाएगा तो सब सेबी को पकड़ेंगे कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, है ना। तो वही चीज है, तो इसलिए सेबी अपनी तरफ से मेक श्योर कर रहा है कि भाई आप कुछ भी ऐसा ना लिख दें बाद में, क्योंकि कंपनी कहेगी हमने तो देखो लिखा है, किसी ने तो हमें मना ही नहीं किया कि ये बताया नहीं कि ये नहीं लिखना, या कुछ कोई बोलता तो हम इसको चेंज कर देते। जो भी उन्होंने कंडीशंस लिखी हैं, टर्म्स लिखी हैं, तो इसलिए सेबी इसको एक बार रिव्यू कर रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनी को काफी एक्सपीरियंस हो गया, तो ये रिलैक्सेशन कंपनी को दिया गया है कि बिना सेबी के अप्रूवल के आप फास्ट ट्रैक आईपीओ ला सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं देना है। याद है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1% ऑफ द टोटल इशू जो आपको मिल जाएगा या फोरफीट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इशू का क्या हुआ, तो वो भी अब आपको नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी अगेन आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो फास्ट ट्रैक एफपीओ के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कंडीशंस हैं, और एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, काफी सारी हैं, और ये सारी कंप्लाई होनी चाहिए अगर आप फास्ट ट्रैक एफपीओ लेके आ रहे हैं। और अगर ये सारी हो जाती हैं तो मोर देन लाइकली कंपनी एक अच्छी कंपनी होगी, तो ही वो ये कंडीशंस कंप्लाई कर पाएगी। तो भाई क्या क्या है, इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर एटलीस्ट 3 साल। 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनी को लिस्ट हुए हुए। Entire shareholding of the promoter is in demat form. The average market capitalization of the issuer is at least 1,000 crores in case of public issue and 250 crore in case of right issue. तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, तो ये भी एक कंडीशन है यहाँ पे। The issuer has been in compliance with the SEBI listing regulation as applicable for a period of 3 years immediately preceding the reference date. Reference date वो डेट होती है जहां पे आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि जी मुझे फास्ट ट्रैक एफपीओ लेके आना है। तो इससे पहले के 3 साल में आपने सब बार, हर साल बाय साल, ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई
आपने हर बार जो सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशंस है उनका कंप्लाई किया। अब लिस्टिंग रेगुलेशंस का कंप्लाई मतलब यही है कि समय पर रिपोर्ट दी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जहां पे भी आप लिस्ट हुए हो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सारी आपने निभाई है, आपने मानी है, कोई भी कोई नॉन कंप्लायंस के इंसिडेंट ऐसे सामने नहीं आए हैं। फिर कहते हैं द इशूअर हैज रेड्रेस at least 95% of the complaint received from the investor till the end of the quarter immediately preceding the month of reference date। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर 3 साल के पीछे बढ़ गए, बट यहाँ पे इन्वेस्टर ग्रीवियंस पूरे 3 साल के नहीं, पिछला क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसमें मान लीजिए आपके पास 100 कंप्लेंट्स आई, कंपनी के पास 100 कंप्लेंट्स आई, कोई कहता है डिविडेंड नहीं मिला, कोई कह रहा है मुझे शेयर्स नहीं मिला, कोई मेरे कह रहा है शेयर डीमैट में दिख नहीं रहे हैं, कोई कह रहा है मैंने शेयर ट्रांसफर किया है पर फिर भी मेरा नाम दिखा रहा है, नए बंदे का नहीं आया, जो भी और दिक्कतें यहाँ सामने आई हैं। तो कहते हैं कि उसमें से अगर 100 कंप्लेंट्स आई हैं प्रीवियस क्वार्टर में, मंथ में नहीं, क्वार्टर में तो 3 महीने में, तो उसमें से 95% आपने रिजॉल्व कर दिया। इसका मतलब ये कि 100 में से आपने 96 कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व कर दिए, क्योंकि लिखा है कि 95 कम से कम आपने करी है। तो 100 में से इधर 95 आप कर दें, 96 कर दें, मतलब 95 एंड अबव आपको कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। अगर आपकी 100 में से अभी 60 ही कंप्लेंट रिजॉल्व हुई है, 40 पेंडिंग है, तो इस कंडीशन की वजह से फिर आप फास्ट ट्रैक एफपीओ नहीं ला सकते। तो भले हो सकता है ऊपर की कंडीशन सब कंप्लाई है कि भाई हमने लिस्टिंग अग्रीमेंट, डीमैट हो गया, हम लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सब कुछ, बट ये अगर कंप्लाई नहीं है तो आप नहीं। सो ऑल ऑफ द कंडीशन हैव टू बी कंप्लाइड विद। उसके बाद that no show cause notice excluding proceeding for imposition of penalty have been imposed by the board and pending against the issuer or the promoter। तो कोई शो कॉज नोटिस वगैरह इशू नहीं किया गया है प्रमोटर या कंपनी के खिलाफ। Equity shares of the issuers have not been suspended from trading as a disciplinary measure during the last 3 years immediately preceding the reference date। तो कोई भी दिन ऐसा ना आए जहां पे स्टॉक एक्सचेंज ये कह दे कि भाई आपकी कंपनी के शेयर, बहुत बार इंडिया में हुआ है, बहुत सारी कंपनी इसके साथ कि 2 दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। अब आपके 2 दिन के लिए ना कोई शेयर खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। ये एक काइंड ऑफ अ पनिशमेंट है। भाई देखो, जैसे हम किसी से गुस्सा होते हैं तो आप क्या करते हो, आप फोन कर रहा है, आप उठाते नहीं हो उसका फोन, क्यों भाई? क्योंकि गुस्सा है। तो ऐसे ही अब स्टॉक एक्सचेंज का भी एक तरीका है गुस्सा होने का, तो वो भी ऐसे ही करता है। वो ये तो नहीं कर सकता कि कंपनी को पूरा का पूरा डीलिस्ट कर दे, वो एक एडवर्स मेजर हो जाएगा, क्योंकि उससे जितना नुकसान कंपनी का नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा उन लोगों का हो जाएगा जिनका पैसा यहाँ पे लगा है। तो वो एकदम एंड की बात होती है। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बट वो करते नहीं है। बट फॉर एक वार्निंग जो होती है उस हिसाब से कहते हैं कि भाई हम 4 दिन के लिए आपको या 2 दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई। तो इस तरीके से कभी भी ना हुआ हो, कभी भी ना हुआ हो। ये क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले 3 साल में कभी भी ना हुआ हो। There shall be no conflict of interest between the lead merchant banker and the issuer for audit qualification। क्या होता है ऑडिट क्वालिफिकेशन? देखो, जब ऑडिटर जो है अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। जैसे कि आप लोग सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट अगर बना रहे हैं स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल्स को लेके, तो उसमें बहुत बार वो क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जनरली का मतलब यहाँ पे ये कोई एडवर्स रिमार्क कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया या जो एप्लीकेबल थे उनको सही से फॉलो नहीं किया। तो अगर इस तरीके की क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पे दिक्कत है, बट उसका रास्ता फिर भी निकाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज हो सकती है, कॉमन है, हो सकती है। So for audit qualification, if any, in respect of any of the financial year to which accounts are disclosed in the offer document, the issuer shall provide the restarted financial statement adjusting the impact of the audit qualification. Further, for qualification wherein impact on the financials cannot be ascertained, the same shall be disclosed appropriately in the offer document। तो 2 बातें कही गई हैं कि भाई अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दी है फाइनेंशियल्स में, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस जो भी भाई क्वालिफिकेशन का मतलब है कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं जो है ऑडिटर ने बताई हैं, तो कंपनी को दोबारा से फाइनेंशियल्स बनाने हैं और उन चीजों को इस बार ठीक करना है। जो भी पिछली बार गलती हुई थी उनको ठीक करना है यहाँ पे। दूसरा ये है कि मान लीजिए जो ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन बोली बहुत छोटी छोटी है, उससे कोई प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फाइनेंशियल पे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक ये है कि हाँ अगर ये चीज कंपनी कर लेती तो और बेहतर होता। तो फिर यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फाइनेंशियल्स दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर हम बात कर रहे थे, वो बनाने की जरूरत नहीं है, पर कंपनी को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कि देखिए जी हमें ऑडिटर ने फलाना पॉइंट्स को लेकर क्वालिफिकेशन दी और वो क्वालिफिकेशन जो भी कंडीशंस बताई हैं वो ये है। तो इस तरीके की बात बतानी है। तो इन द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं, मतलब सेबी ये चाहता है कि भाई जो भी यहाँ पे चीजें हैं सब कुछ सामने आ जाए, ट्रांसपेरेंट आ जाए। बाद में कोई ये ना सोचे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है।
बढ़ते आगे और बात करते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। देखो डिसेंटिंग क्या होता है, नाराज हो जाते हैं शादी में, फंक्शंस में। आपने बहुत बार देखा होगा, पंजाबी वेडिंग्स में तो बहुत होता है। नाराजगी एक ऐसी चीज है जो जिसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती, मतलब और वो किसी बात पे भी हो सकती है। वो इस बात पे भी हो सकती है कि खाना अच्छा नहीं है, वो इस बात पे भी हो सकती है कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, वो होता है ना मिलनी और सब कुछ, तो उस पे मतलब किसी बात पे भी हो सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई बात है, मतलब बाद में लगेगा यार ये कोई बात थी नाराजगी की। तो नाराजगी एक तरीके से हो जाती है। अब जब कोई नाराज हो जाता है तो क्या होता है, हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या वो हर बार मानता है? नहीं मानता। अब जब मानता नहीं है तो क्या करें भाई, फिर ठीक है नहीं मानता तो नहीं मानता भाई, ठीक है क्या कर सकते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे यही है कि हम तो नहीं चाहते कि शेयर होल्डर्स जो है वो हमारा साथ छोड़े, पर अगर वो नहीं मानते तो भाई उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उनके पैसे में देने पड़ेंगे, यही कर सकते हैं उनके लिए। पर ऐसी नौबत आई क्यों एकदम डिसेंटिंग की बात आई, एक दूसरे से लोग अलग होने की बात सोच रहे हैं। शेयर होल्डर्स इस कंपनी में जिस पे उन्होंने खुद पैसा लगाया था, जबरदस्ती तो करी नहीं थी किसी ने, आज कहते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो। क्यों ऐसा क्या हो गया? तो रीजन क्या है कि अगर मान लो कंपनी ने लोगों से पैसा लिया, शेयर होल्डर से पैसा लिया, और कंपनी ने फिर ये कहा कि भाई जो जिस पर्पस के लिए हम पैसा ले रहे हैं उसमें कंपनी ने वो पर्पस बदल दिया। कंपनी ने कहा कि जो पहले जो ऑफर डॉक्यूमेंट था उसमें कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी हम ये पैसे ले रहे हैं ना, इससे हम मशीन्स खरीदेंगे, ठीक है। पर बाद में कंपनी ने कहा नहीं, मशीन्स नहीं खरीदेंगे, इसको हम किसी और जगह लगाएंगे, इसको हम लेट्स से इसके बदले हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मशीन्स नहीं खरीद रहे। मशीन एक अलग बात है, प्रोडक्ट एक अलग बात है। हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कोई और, मतलब जो हमने कहा था वो बेसिकली हम नहीं कर रहे। तो ऐसे में फिर क्या है, ये तो गलत है, क्योंकि आपने जो कहा है वो आप कर नहीं रहे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसे हर कोई करे कि बोले कुछ और जब पैसा मिल जाए तो फिर कुछ और कर दे, तो ये तो चीज गलत है। तो इसलिए फिर हम उनके पास जाएंगे, कहेंगे देखिए सर आपको हमने ये बोल के पैसे लिए थे कि हम ये काम करने वाले हैं, मशीन्स खरीदने वाले हैं, बट अभी मैनेजमेंट का डिसीजन थोड़ा चेंज है तो हम उसकी जगह ये चीज कर रहे हैं, क्या आप अग्री करते हैं? अगर वो बोलते हैं हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम उन्हें कन्विंस कर लेते हैं तो ठीक है। बट कुछ होंगे जो नहीं मानेंगे, तो जो नहीं मानेंगे उनके पैसे में देने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर जो हमने पैसा लिया है उसका 75%, अब सुनते जाओ ये सारी बातें, अभी सब नीचे लिखा हुआ है, वहां पे मैं दिखाऊंगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रटने की जरूरत है, सिर्फ सुनना है आपको। तो अगर कंपनी ने जो पैसा लिया है, लेट्स से 100 रुपए लिए टोटल, ठीक है, उसमें से 75% जो है, जो पैसा उन्होंने रेज किया यहां से इस इशू के जरिए, उसका 75% से लेस ही वो यहाँ पे लगाने वाले हैं। मतलब उन्होंने 100 रुपए रेज किए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल 100 रुपीज के ले रहा हूँ जिससे कि आप समझ सके। आप भी खुद जानते हैं कि कोई भी 100 रुपए रेज नहीं करता, करोड़ों अरबों रुपए रेज होते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल रेज करे गए और कंपनी जो है वो 75% से कम उस ऑब्जेक्ट में लगाने वाली है जो उसने कहा था। तो एक तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट ही अपना बदल रहे हैं कि इसकी जगह पूरा का पूरा हम कहीं और लगाने वाले हैं। एक है कि वो ही रहेगा जिसके लिए पैसे लिए थे, बट पूरा पैसा वहां पे नहीं लगाएंगे, 75% से कम वहां पे लगाएंगे हम लोग। हमने ये कहा था कि मशीन्स खरीदेंगे, तो मशीन खरीद रहे हैं, बट पूरे के पूरे 100 रुपए की नहीं, सिर्फ 70 रुपए की, यानी 70% पैसा वहां पे लग रहा है, 75% से कम है ये। तो इन दैट वे ऑल्सो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट होगा कि वो अपना पैसा लेके जा सकते हैं बाहर। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं गलती तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी भी अगर ये कर रही है तो कुछ सोच के ही कर रही होगी। उसे भी पता है कि जब हम ये करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रेप्लिकेशंस होंगे, शेयर होल्डर्स पैसा मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगा। पर गलती मैं फिर भी नहीं कहूंगा कंपनी की, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि इस समय की यही रिक्वायरमेंट है तो अच्छा है। अगर उन्हें लगता है कि पूरा पैसा मशीन्स में लगाने से बेहतर है इसको ऐसे स्प्लिट आउट कर दें, जो कि वो पहले नहीं सोच पाए, अब उन्हें याद आया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। आइए, अब ये सारी बात आपने पढ़ ली, अब आइए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। जो जो मैंने कहा है आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो by dissenting shareholders means those shareholders who have voted against the resolution for a change in the objects or variation in the terms of the contract referred in the offer document of the issuer. तो क्या लिखा है? Who voted against the resolution for change in the object or variation in the term of contract. तो change in the object वही वाली बात कि पैसा यहाँ की जगह पूरा का पूरा कहीं और पैसा लगने वाला है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कही गई है? वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कंपनी जब काम करती है तो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे कॉल्ड सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स करती है।
तो अगर कंपनी ने बता रखा था कि हमने इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और आज उसमें कोई बदलाव आ रहा है और वो मटेरियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, सो इन दैट वे ऑल्सो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा कि देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था ऑफर डॉक्यूमेंट में कि उनके साथ है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को बाहर जाने का मौका दिया जाएगा। देखिए जबरदस्ती नहीं है कि वो जाएं, पर हम उनको जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बदलाव कर रहे हैं और एज एन इन्वेस्टर उनका राइट है उस बदलाव के बारे में जान के डिसीजन लेने का, तो वो ही है। अब कंडीशंस क्या है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी होगा तो एग्जिट ऑफर देना है, क्योंकि अगर ऐसे हम करेंगे तो फिर कोई बचेगा ही नहीं कंपनी में, सब लोग कहेंगे लाओ पैसे वापस दो। क्योंकि क्या होगा जिसको आप कहते हैं हिंदी में बहुत बार कहते हैं कि भाई थोड़ी सी क्या अफवाह निकली, उसके बाद क्या हो गया बहुत उस बात का बोलते हैं ना राई का पहाड़ बन जाना, वो वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। छोटी सी बात होगी सब बंदे आ जाएंगे, एक मांग रहा है पैसे, उसके अपना रीजन है, उसको देके दो और मांग रहे हैं, दो को देके चार मांग रहे हैं, चार को देके 10 मांग रहे हैं, ऐसे सभी पैसे मांग रहे हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा। The promoters or the shareholders in control shall make an exit offer in accordance with the provision as specified to the dissenting shareholders only if the public issue is opened after first day। जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, अगर पब्लिक इशू 2013 में आया था तो ये प्रोविजन है ही नहीं, ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल है नए फाइनेंशियल ईयर से, यानी 1 अप्रैल 2014 से। इससे पहले की अगर कोई भी कंपनी है तो अब तो खैर उसका कोई मतलब बनता नहीं, बट अगर इससे पहले की कोई भी कंपनी है तो वहां डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को इन कंडीशंस के बेसिस पे एग्जिट ऑफर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तब और सिर्फ तब मिलेगा अगर आपकी कंपनी का इशू जो है वो 1 अप्रैल 2014 के बाद आया है। तो कहते हैं इफ कंडीशंस क्या है, द प्रपोजल फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन द नेट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इज डिसेंटेड बाय 10% ऑफ द होल्डर्स हु वोटेड इन द जनरल मीटिंग। तो भाई मान लो 100 शेयर होल्डर हैं कंपनी के, ठीक है, 100 में से 4 बंदे कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट आपने ऐसे कैसे चेंज कर दिया, हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पैसे दो। तो आप क्या इन 4 के पैसे देंगे? आप कहते नहीं, कम से कम 10% लोग तो वोट करें अगेंस्ट में, जितने आए हैं। मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 लोग पूरे शेयर होल्डर हैं और 100 के 100 मीटिंग में आए हैं, पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोग शेयर होल्डर और जनरली ऐसा होगा कि 100 में से 70-80 आए हैं, तो फिर उसका 10% निकलेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 10% से डिसेंट हुआ हो, 10% से अपोज हुआ हो, जितने लोगों ने वोट किया है, टोटल नहीं, जितने लोग आए हैं वोट करने या जैसे भी वोटिंग करी है, 10% लोगों ने अपोज किया है। तो 100 हम मानते हैं कि शेयर होल्डर है और 100 ही आए हैं, तो 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10। तो अगर 10 लोग अपोज कर रहे हैं तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर का कंसेप्ट आगे बढ़ेगा, पैसे वापस देने की बात होगी, नहीं तो किसी का 2-4 लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसे तो फिर हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। अभी आप रिलायंस के शेयर होल्डर से पूछें आप खुश हैं, तो उसमें आप देखेंगे मेजोरिटी निकल जाएंगे कि नहीं पैसे दो हमें वापसी। पेटीएम के शेयर होल्डर है, 2200 रुपए का एक शेयर था, खैर मतलब उसकी लिस्टिंग तो थोड़ी सी कम पे हुई थी, बट आज तो मेरे ख्याल से 300-400 रुपए का ही शेयर रह गया। और जिस तरीके से पेटीएम के न्यूज चलती है कि आरबीआई ने कर दिया वो कर दिया, तो पता नहीं कितना रह जाएगा, क्या होगा। तो उनसे पूछे आप जाके कि सर आप पैसे वापस चाहते हैं, कौन मना नहीं करेगा, सब कहेंगे लाओ पैसे वापस दो। तो ऐसे नहीं होगा ना कि एक भी कोई भी बात है हम उसके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दें। फिर the amount to be utilized for the object for which the offer document was issued is less than 75% of the amount raised। तो वही बात जो मैंने ऊपर बताई कि आपने 100 शेयर होल्डर्स थे, उनसे 100 रुपए लिए थे। अब अगर 100 रुपए का 75% से कम आप उस ऑब्जेक्ट में यूटिलाइज करने वाले, 75% से लेस यूटिलाइज करने वाले उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि आपने कहा था अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में, तो आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ये मौका देना है। तो बेसिकली 3 बातें हो गई। 1 अप्रैल 2014 के बाद ही ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, मतलब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। पहली बात ये। दूसरा ये कि 10% लोग जो है उसके लिए अपोज करें मीटिंग में कि नहीं जो आप कर रहे हैं, कंपनी जो कर रही है ऑब्जेक्ट को चेंज कर रही है वो गलत है और हम नहीं मानेंगे। और तीसरा ये कि जो कंपनी है उसने जो भी लिखा था कि भाई अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कितना पैसा हम इस ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई करेंगे, आज उसकी जगह वो 75% से लेस या लेस देन 75% पैसे वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जहां पे उन्हें उससे ज्यादा करने चाहिए थे। तो ही डिसेंटिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी का ऑफर दिया जाएगा। तो ये 3 बातें हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बात करते हैं आगे एग्जिट ऑफर प्राइस के बारे में। अब आपने ये तो कह दिया कि ठीक है जी एग्जिट ऑफर देंगे, बट किस प्राइस पे आप देंगे इसके बारे में भी अब आपको यहाँ पे बताया गया है। कहते हैं कि अब हम बहुत सारे आई थिंक 4-5 प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, जो भी इसमें से हाईएस्ट प्राइस होगा वो आप यहाँ पे ऑफर करेंगे।
तो पहला क्या है, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड बाय द प्रमोटर ड्यूरिंग 52 वीक्स। तो जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस प्रमोटर्स ने दिया है पिछले 52 हफ्तों में शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, वो पहला पॉइंट हो गया। ये नहीं कि यही प्राइस देना है, जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो हाईएस्ट आएगा वो आपको देना है। फिर हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल फॉर एनी एक्विजिशन वेदर बाय द प्रमोटर और शेयर होल्डर ड्यूरिंग 26 वीक। तो पहला क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो प्राइस होगा पिछले 52 हफ्तों में जो भी प्रमोटर्स ने पे किया है। उसके बाद कहते हैं कि जो भी प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए कहीं से भी शेयर्स खरीदे, इससे खरीदे उससे खरीदे, पिछले 26 हफ्ते में जो प्राइस प्रमोटर्स ने उस शेयर्स को खरीदने के लिए पे किया। क्योंकि ये लॉजिक क्या है इन सब कंडीशंस लिखने का, मतलब ये प्रमोटर खुद मान रहे, भाई प्रमोटर अगर कंपनी के शेयर्स कहीं से भी खरीद रहे हैं तो वो यही मान के खरीद रहे हैं ना कि, और पैसे दे रहे हैं उसके बदले, मान ले 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, तो ये मान के तो खरीद रहे हैं कि इतनी वर्थ है कंपनी के शेयर्स की, तभी तो वो खरीद रहे हैं। नहीं तो भाई उनसे बेहतर जानकार तो कौन ही होगा कंपनी का। जब वो अपने खुद के शेयर इतने में खरीद सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है दूसरों को भी उससे उतना या उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसलिए 26 हफ्ते देखे जाएंगे पीछे के जहां पे प्रमोटर्स ने कंपनी के कोई भी शेयर्स खरीदे हैं, तो वो एक पॉइंट होगा। उसके बाद कहते हैं कि द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस फॉर सच शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस पिछले 60 दिनों का, ये भी देखा जाएगा। आपके दिमाग में अगर ये कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन आ रहा हो कि सर ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, सेकंड वाला पॉइंट तो क्लियर ही होगा। तो इसको मैं समझाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो इस 3 में से जो भी हाईएस्ट होगा, अभी 4th भी हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे आई थिंक मैं इसलिए 3 पॉइंट बोल रहा हूं क्योंकि ये तब की बात है अगर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड ही नहीं हो रहे, मतलब लिस्ट तो हो चुके हैं बट ना कोई उन्हें खरीदता है खास, ना कोई उन्हें बेचता है, उसके अंदर कोई ऐसे ट्रेडिंग है ही नहीं, 10% कुछ ये वो ट्रेडिंग है ही नहीं उसके अंदर इतनी कोई सब्सटैंशियल। क्योंकि देखो जब कोई सामान खरीदा जाएगा बेचा जाएगा तो उसमें मूवमेंट आएगा कुछ। अगर एक चीज जो है आपने लाके रख दी, कोई उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, जो भी खरीद रहा है बेच रहा है बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, ये तो आप जानते हैं। भाई अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं है तो क्या है, प्राइस ऊपर चले जाएंगे, और सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है तो प्राइस नीचे आएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, प्राइस इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है ये उस कंटेक्स्ट में बताए गए कि जब कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं, यानी कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, 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 ऐसे। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे किसी कंपनी के शेयर्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, so whether shares are not frequently traded, the price determined by the promoters or shareholders having control and the merchant banker taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and such other parameters as the customary for valuation। तो अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो ऊपर की बात हो गई, जो भी इन तीनों में सबसे हाईएस्ट होगा वो प्राइस आप पे करेंगे। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो जो प्रमोटर्स होंगे वो क्या करेंगे, मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली वो वैल्यूएशन फेयर होनी चाहिए, जहां पे वो बुक वैल्यू देखेंगे कंपनी की, उसकी मार्केट रेपुटेशन देखेंगे, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे, और जो भी वैल्यूएशन के पैरामीटर्स उन सबको देखेंगे, उसके बाद उसका एक अमाउंट तय कर देंगे। जो भी इनमें से हाईएस्ट होगा वो जो एग्जिट जिनको मिल रही है या जो ले रहे हैं एग्जिट एक्चुअली, उनको दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्राइस, द एग्जिट प्राइस इन केस ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर विल बी कैलकुलेटेड। एंड एज आई सेड, डिसेंटिंग ऐसे नहीं हो जाएगा कि कोई भी नाराजगी हो गई तो चलो आपको बेचना है शेयर तो आप कहीं भी बेच दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। डिसेंटिंग तो कंपनी से कंटेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, बट अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट से अग्री नहीं करता और मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिसेंटिंग का वो रूट भी नहीं दिखता, वो कह रहे हैं कि इतनी सारी कंडीशन लगा दी कि 10% होना चाहिए, 75% ये वो, तो मुझे नहीं समझ, मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं ओपन मार्केट में जाके बेच दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। यहाँ कंपनी खरीद रही है, हो सकता है प्राइस वो मुझे थोड़ा बेहतर दे दे, पर ओपन मार्केट में तो मैं कभी भी बेच ही सकता हूँ, थोड़ा लॉस में बेच सकता हूँ, बट बेच तो सकता ही हूँ। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपनी खरीद रही है, बस इसीलिए ये सारी बात हो रही है। कंपनी आपका शेयर जो है वो आपसे ले रही है और उसके बदले आपको पैसे दे रही है, ठीक है। मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि भाई ठीक है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कल आना और पैसे ले जाना, ऐसा तो नहीं होगा। स्टॉक एक्सचेंज भी इन्वॉल्व है। जब आप सेबी, एलओडीआर और ये सब करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज तो आपके घर का मेंबर हो जाता है, कुछ भी होता है तो उसको तो पता होना ही चाहिए, है ना। चलिए, द नोटिस प्रपोजिंग
passing a special resolution for change in object of the issue and varying the terms of contract referred to in the prospectus shall also contain information about the exit offer to dissenting shareholders. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग बुलानी पड़ेगी. मीटिंग के लिए क्या भेजना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा. जब नोटिस भेजेंगे तो उसमें लिखेंगे कि भाई ये इसलिए हम मीटिंग बुला रहे हैं, जो भी ऑब्वियसली एजेंडा है उसको लिखेंगे उसके बारे में, और बताएंगे कि अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ सकते हैं और अपना एग्जिट ऑफर कंपनी आपको देगी, है ना. उसमें ऑब्वियसली कंडीशंस हैं, बट कंपनी आपको एग्जिट ऑफर दे सकती है. तो ये बताएंगे जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि जबरदस्ती कोई हमारे साथ कह रहा है कि यही करना है. दोनों ऑप्शंस दे दिए कि देखिए हम ये करना चाहते हैं, अगर मीटिंग में इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनता तो फिर ठीक है, जो कंडीशन ऊपर हमने बात करी उसके बेसिस पे आपको ऑफर मिल जाएगा एग्जिट होने का. जब मीटिंग होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और फिर उसके बाद जो वोटिंग का रिजल्ट है वो देखा जाएगा और वो स्टॉक एक्सचेंज को जहां पे भी आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड है उन्हें बताया जाएगा. ऊपर हमने बात कर ली कि भाई जितने लोग आए हैं वोटिंग में उसमें से 10% लोग तो अपोज करें तो बात आगे बनेगी. अगर अपोज आए मीटिंग में, अगर 5% लोगों ने अपोज किया तो फिर एग्जिट ऑफर, मतलब ये प्रोसेस तो फिर भी आगे बढ़ेगा क्योंकि हमें बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि क्या हुआ है रिजल्ट. पर फिर बाकी के स्टेप्स नहीं होंगे जहां पे मर्चेंट बैंकर, फिर वैल्यूएशन जो ऊपर आप देख रहे हैं वो सब, क्योंकि बन ही नहीं रहा एग्जिट ऑफर तो देने की जरूरत ही नहीं है. आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन द इशूअर शैल सबमिट द वोटिंग रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज. एक्सचेंजेस इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है आप बीएसई एनएससी दोनों पे लिस्टेड हो. बहुत सारी कंपनीज हैं, रिलायंस है दोनों पे लिस्टेड है, टाटा है, बहुत सारी है. मतलब the issuer shall also submit the list of dissenting shareholders as certified by the compliance officer to the recognized stock exchange. तो जो वोटिंग का रिजल्ट आया है वो बताएंगे, कितने लोग उसमें से डिसेंट कर रहे हैं, उनके नाम क्या है वो बताएंगे. आप यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी. The promoters in control shall appoint a merchant banker registered with SEBI to finalize the exit offer. जो ऊपर हम बात करके आए कि मर्चेंट बैंकर और कंपनी जो है, प्रमोटर जो है, इशूअर जो है, मिलके जो एग्जिट प्राइस होगा वो डिटरमाइन करेंगे. और कैसे डिटरमाइन होगा उसके मेथड्स ऊपर हमने बात कर ली है. द इशूअर शैल इंटीमेट द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द एग्जिट ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर एंड द प्राइस एट विच द ऑफर इज गिवन. एक बार मर्चेंट बैंकर्स वगैरह ने मिलकर प्राइस डिटरमाइन कर लिया तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे. अभी तक हमने स्टॉक एक्सचेंज को रिजल्ट बताया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लिया, वैल्यूएशन निकलाई. अब जो वैल्यूएशन निकली है उसके बारे में भी स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे. और जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बात पता चलेगा वो अपने मन में ये रख नहीं पाएगा. कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते नहीं. आप उन्हें बोलेंगे भाई ये टॉप सीक्रेट है तो पक्का ही वो बताएंगे. अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ऐसी कोई भी बात है तो हो सकता है ना बताएं, बट अगर आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं ये बात नहीं बतानी है तो वो पक्का बताएंगे. तो यहाँ पे खैर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको जब आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे, तो उसको डिसमिनेट करेंगे, उसको स्प्रेड आउट करेंगे, मार्केट मतलब अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे. यही हो सकता है. उसके बाद टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशन द प्रमोटर्स ऑफ द शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल एज एप्लीकेबल शैल क्रिएट एन एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो एक सेपरेट अकाउंट होता है, आपको पता होगा. एंड डिपॉजिट द कंसिडरेशन इन द अकाउंट एट लीस्ट 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ टेंडरिंग पीरियड. टेंडरिंग मतलब लाओ, बहुत वोट कर रहे थे ना कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमें पैसा चाहिए वापस, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है लाओ जी अपने शेयर्स दो और पैसा हमसे ले जाओ. ऐसा नहीं होगा कि आप शेयर ये हाथ दें और ये हाथ हम पैसे दे दें. आप शेयर सबमिट कर दीजिए और उसके बाद ये बंद होगा, पता चलेगा कितने लोगों ने सबमिट किया, फिर आपको पैसे 10 दिन में मिल जाएंगे. ये एक टाइम लाइन है जो अभी मैं बताऊंगा आपको. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई प्रमोटर्स अपनी बात से पीछे ना हट जाएं. तो उनको कहा जा रहा है कि ठीक है जब ये फाइनल हो गया कि भाई ये एग्जिट ऑफर देना ही है, ये सब चीज होगी ही होगी, तो जितना भी पैसा है उसका लमसम अमाउंट जो होगा वो एक अलग से अकाउंट खुलवाया जाएगा, सेपरेट अकाउंट खुलवाया जाएगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ. और वहां पे उस एस्क्रो अकाउंट में जो भी पैसा है प्रमोटर्स जिस दिन टेंडरिंग ऑफर खुलने वाला है, जिस दिन हम लोगों को कहने वाले हैं कि लाइए जी आप पैसे लाइए जी अपने शेयर्स दीजिए आप जिसको देने हैं, उससे 2 दिन पहले आप जो भी अमाउंट है, एक टेंटेटिव भी हो सकता है, आप जमा यहाँ पे करा देंगे, इस एस्क्रो अकाउंट में जमा करा देंगे वो पैसा. आप मतलब ऑब्वियसली प्रमोटर्स. बात करते हैं आगे. द टेंडरिंग पीरियड शैल नॉट स्टार्ट लेटर देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज. तो 7 दिन, तो आपने क्या कहा, देखो 2 दिन आपने कहा कि इश्यू के ओपन होने से 2 दिन पहले हम सारे पैसे जमा करा देंगे एस्क्रो अकाउंट के अंदर. तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस दिन भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ है उसके 7 दिन लिखा है ना, शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन
7 वर्किंग डेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस। तो 7 डेज एंड बियॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो उसके 7 दिन के बाद ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कौन सा प्रोसेस? कि लोगों से शेयर्स लेने का, लाओ 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 भाई जिसको शेयर देना है। और ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उसके 10 दिन तक ये ऑफर ओपन रहेगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। और जिस दिन ये ऑफर बंद होगा उसके 10 दिन के अंदर लोगों को पैसे मिल जाएंगे। The promoter shall within the period of 10 working days from the last day of the tendering period make payment of the consideration to the dissenting shareholder who have accepted the offer। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई 2 दिन, जिस दिन टेंडरिंग पीरियड ऑफर ओपन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके 2 दिन पहले आप एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था मीटिंग में कि हाँ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स नहीं मान रहे और उन्हें ये चाहिए ही एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके 7 डेज जो होंगे, 7 डेज जिस दिन भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, यहाँ पे क्या कहा गया? शेल स्टार्ट नॉट लेटर। नॉट लेटर मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिले कर सकते हो 7 डेज, तो 7 डेज के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि जिसको अपने शेयर्स देने हैं वो कंपनी को दे सकते हैं। और ये जो टाइमलाइन होगी, मतलब जिस दिन ये स्टार्ट होगा उसके 10 दिन तक ये ओपन रहेगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, जो भी इसकी आखिरी डेट थी, जिस दिन ये खत्म होगा उसके अगले 10 दिन में सभी को पैसे मिल जाएंगे जिन जिन लोगों ने अपने शेयर्स कंपनी को दिए हैं। आया समझ? ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का पूरा कंसेप्ट है। तो अगर मुझे ऐसे आपको याद दिलाना है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे, उसमें एजेंडा होगा, ये तो बात करी थी हमने, और वहां पे डिसेंटिंग के बारे में पूरी बात भी लिख देंगे कि भाई ऐसे 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 पूरी बात लिख देंगे जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। मीटिंग होगी वहां पे हम मान के चलने स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को आप बता देंगे, फिर स्टॉक एक्सचेंज को डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के बारे में बता देंगे, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर देंगे, मर्चेंट बैंकर के साथ प्राइस डिटरमाइन करेंगे, प्राइस बताएंगे, स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे डालेगा, और फिर ये टाइम जो डेज वाली बात है ये सारी एप्लीकेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो अब बात खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमने फास्ट ट्रैक आई थिंक एफपीओ से जो बात करी थी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर इस पे आ गए जो अभी हमने डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स की बात करी। अब एक और टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड एज एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसकी अपनी एक खुद की डेफिनेशन है कि एसएमई क्या है। ऐसे नहीं कि कुछ भी अब एसएमई बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब, और वो गवर्नमेंट का, इंडिया का क्या, आई थिंक हर देश की जो गवर्नमेंट है उसका यही रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए। तो भाई अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनको बढ़ावा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। वो बिजनेस खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे, और उससे और खराब तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमें उन्हें मौका देना है, हमें उन्हें मोटिवेशन देना है। देखिए मोटिवेशन लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत डिमोटिवेटेड है, हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई आके मोटिवेशन के 4 शब्द कह देता है तो बहुत इजी लगने लगती हैं चीजें, ठीक है। ये तो नहीं होता कि किसी के कहने से सब कुछ चेंज हो जाए, बट ये एक ऐसी चीज है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो उसी के बारे में बात करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि जो एसएमई है उसको अब बड़ा सोचने की जरूरत है। वो अब छोटी मोटी चीज नहीं रही है, उसका भी आईपीओ आएगा, वो भी अपने आप को लिस्ट करा सकती है। जैसे कि रिलायंस, टाटा, एयरटेल, ये सब जो थे ये तो है अपनी जगह, बट यहाँ तक पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि जिनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिए हैं और जो इसको चला रहे हैं, चाहे रिलायंस है, चाहे टाटा है, चाहे कोई भी है, उनकी खुद की बनाई हुई ये चीजें नहीं है। मतलब ओवर द जनरेशन उनको मिली है, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने उसको संभाला है, संभाल पाए हैं और यहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो जो एसएमई है उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि आप भी इश्यू लेके आइए, आप भी लोगों से फंड रेजिंग करिए। अगर लोग पैसा देना चाहते हैं आपको तो वो भी दे सकते हैं, और लगाइए पैसा अपने बिजनेस में और बढ़ाइए अपने बिजनेस को। तो एसएमई एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका पोस्ट पेड अप शेयर कैपिटल, पोस्ट इश्यू का मतलब फिर वही बात हो गई, टोटल इश्यू, पोस्ट इश्यू, ये हमने बात करी थी जब प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, यार 20% का पूरा आपको समझाया था। तो जो इशू आप लेके आ रहे हैं वो 10 करोड़ से कम का होना चाहिए, तो आपको लिस्टिंग आपकी हो जाएगी एसएमई बोर्ड के ऊपर। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का है और 25 करोड़ तक का है तो फिर ऑप्शन है, चाहे तो आप एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट हो, चाहे तो मेन बोर्ड पे चले जाए जहां पे बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड है।
फिर क्या है कि इसके लिए आपको सेबी का कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन वही वाली बात याद है 30 डेज और सब कुछ जो हम बात कर रहे थे कि कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक एफपीओ में नहीं चाहिए, वो चीज मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर एसएमई अपना आईपीओ लेके आ रही है तो सेबी तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानना यह है कि रीजन मतलब वही कि बिजनेस को फैसिलिटेट करना, एक बेहतर एनवायरनमेंट देना, और ये फिर ऑब्वियसली जो भी एसएमई है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को सही से समझे कि कुछ भी ना लिख दे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कहते हैं कि सेबी की ऑब्जर्वेशन की जरूरत भी नहीं है, पर यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि लीड मैनेजर को एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है। तो एक तरीके से सेबी उनको मना कर रहा है, कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो ठीक है, बट मर्चेंट बैंकर को कह रहा है जरा नजर रखो इन पे, बताओ इन्होंने क्या लिखा है, सब ठीक है या नहीं लिखा है। तो सेबी अपने हाथ तो प्रोटेक्ट करके चल ही रहा है एक तरीके से, आप देखो यहाँ पे। तो उनसे उनका डॉक्यूमेंट खुद नहीं मांग रहा, पर उनके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो लीड मर्चेंट बैंकर को बोल रहा है भाई पढ़ के जरा मुझे रिपोर्ट दो कि सब कुछ सही है कि नहीं, एक सर्टिफिकेट दो कि सब कुछ पढ़ लिया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है। तो मतलब ऐसे भी नहीं हो रहा कि हम सेबी कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपने ही हो, ऐसा भी नहीं है। लीड मैनेजर को कह रहा है, क्योंकि लीड मैनेजर तो आई थिंक जब तक इशू पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक सेटल डाउन नहीं हो जाता, लिस्टिंग होके शुरू समय हो गया, तब तक लीड मैनेजर की जान जो है वो अटकी रहती है। कहीं भी कुछ हुआ तो कहाँ है लीड मैनेजर, कहाँ है लीड मैनेजर, उसी को पकड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि वही है सब कुछ ले देके। बाकी इंटरमीडिएट तो अपनी जगह पे कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, बट वो लीड मैनेजर है, मर्चेंट बैंकर जिसको आप कहते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख रुपए का है, यानी 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें कम से कम। तो ये बात जो है 1 लाख शेयर्स नहीं है, 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो ये समझ में आया कि भाई 10 करोड़ से कम अगर आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल है तो आप वेलकम है यहाँ आने के लिए। इससे ज्यादा है और 25 से कम है तो आप यहाँ आ भी सकते हैं, नहीं तो आप मेन बोर्ड पे चले जाइए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 20-22 करोड़ तक पहुंच चुके हैं तो देर आर चांसेस कि थोड़ा सा और बढ़ गया तो फिर यहाँ पे होगा, फिर मेन बोर्ड पे फिर माइग्रेशन कराओ एसएमई से मेन बोर्ड पे, फिर उसका सब कुछ करो। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है तो ठीक है आप फिर मेन बोर्ड पे ही चले जाइए, और अगर आपको लगता नहीं अभी समय है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली चलना है, तो फिर ठीक है यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी सेबी से पूछने की जरूरत नहीं है, पर सेबी मर्चेंट बैंकर से पूछ रहा है जरा इसके बारे में बताओ सारी इन्फॉर्मेशन, और 1 लाख रुपए के शेयर्स आपको यहाँ पे मिनिमम लॉट रहेगा, वो खरीदने होंगे। बात करते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की। देखो इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिसपे दुनिया डिपेंडेंट है ना। जब व्हाट्सएप नहीं था तो कोई सोच नहीं सकता था, आई थिंक 10 साल पहले प्रोबेबली, थोड़ा सा और पहले चलिए चलते हैं, तो थोड़ा सा और पहले 15 साल पहले में भी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा। वीडियो कॉल, लोग स्काइप आज भी इस्तेमाल करते होंगे, बट पहले स्काइप पे रिलाय थे, सब कुछ स्काइप से ही हो रहा है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जो समझ में आती थी जिससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसमें भी कुछ चार्जेस होते थे। पर अब हर कोई, अब सड़क पे कोई चल रहा है तो वही वीडियो कॉल बात करते हुए चल रहा है, बाहर कहीं कोई घूमने गया तो दिखा रहा है आसपास वीडियो कॉल से अपने घर में बैठे हुए किसी दोस्त को या फ्रेंड्स फैमिली को। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ किया है। तो इनोवेशन जो है वो एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बगैर जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। इवन आप और मैं जब बात कर रहे हैं, जितनी देर से बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में हो रहे होंगे इस दौरान जो हमारी लाइफ आने वाले दिनों में बदलेंगे। उसी तरीके की कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेके, कि भाई जो कंपनीज टेक्नोलॉजी इन द सेंस यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में एंगेज है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करती है तो उसका काम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे नहीं बनेगा। So list 2 startup which are intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनमें आप कुछ भी प्रोवाइड करते हैं तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आप लिस्ट करा सकते हैं। इसकी कंडीशन ये भी होगी साथ साथ, अगर आपको यहाँ पे आना है, भाई आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है तो आपने कुछ तो प्रूव किया होगा ना। ऐसे थोड़े कि आप बस अपने आप को कह रहे हैं, अपने नाम में टेक्नोलॉजी लगा दिया तो आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, थोड़े ऐसा टेक्नोलॉजी भी ऐसी जो इस दुनिया को, इस देश को, या किसी कम्युनिटी को, किसी सेक्शन को, किसी जगह को कोई तो बेनिफिट पहुंचा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय QIBs। तो ऑलरेडी लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया है, QIBs ऑलरेडी आपके साथ इन्वेस्टेड है, पूरा नहीं, अगर आपने 100 शेयर इशू किए हुए हैं तो 100 के 100 QIBs ने लिए हो ऐसा नहीं,
बट एटलीस्ट 25% तो लिया हो, 1/4 तो लिया हो। उससे ये पता चल रहा है कि हाँ आपको ऑलरेडी फंडिंग मिल चुकी है। जो आप आज काम करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए लिस्ट हो रहे हैं, जिसके लिए पैसे लेने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया हुआ उस चीज को लेके। मिनिमम ऑफर साइज शैल बी 10 करोड़ रुपए। आप आईपीओ लेके आएंगे तो कम से कम 10 करोड़ का लेके आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इतने पैसे कौन ही लगाएगा मेरी कंपनी में, तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। जो भी आप पैसे लगाएगा, एप्लीकेशन साइज शैल बी 2 लाख रुपए और मल्टीपल देयर ऑफ, यानी आप 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 5, 7, मतलब और नंबर्स में आप नहीं करेंगे। और जिसको अलॉट किए जाएंगे वो कम से कम 50 शेयर होल्डर्स होंगे। तो इसी तरीके से बात वो कह रहे हैं कि भाई 50 इंटू 2 लाख रुपए की बात आप कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मिनिमम साइज है वो 10 करोड़ रुपए होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कंपनी टेक्नोलॉजीज में एंगेज है, टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू आईटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है? पेटेंट क्या होता है भाई? फिर वो टेक्नोलॉजी तो है, तो पेटेंट हो गया। अगर स्पेसिफिक मुझे होना है, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको यूज करके दवाइयां वगैरह भी बनाई जाती हैं, तो उस कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं। यहां आने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि 25% ऑलरेडी आपका प्री इशू जो है वो QIBs ने खरीद रखा हो। आप जब यहाँ पे इशू लेके आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 10 करोड़ रुपए का इशू कम से कम होना चाहिए, 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी और 50 लोग कम से कम आपके साथ आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक ही बंदा कह दे या 10 लोग कहते हैं कि ठीक है हम ही मिलकर इन्वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो नहीं बात बनेगी। 50 लोग तो हमें चाहिए, लिखा है ना शैल बी एटलीस्ट 50। तो कम लोग आ रहे हैं और पैसा ज्यादा दे रहे हैं, नहीं बात बनेगी। लोग भी चाहिए और उतना अमाउंट भी चाहिए। ठीक है, तो बात आगे करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन फॉर आईपीओ एंड एफपीओ पे आते हैं। तो स्टेज वाइज डॉक्यूमेंटेशन फॉर आईपीओ एंड एफपीओ इज एज फॉलोज। इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टेज, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट स्टेज, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल स्टेज। तो सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब आप आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, इन सब के बारे में बात करते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पता ही है, बुक बिल्डिंग वाला, तो आप ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आप को लिस्ट कराने जा रहे हैं। तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से आप लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। So कहते हैं along with the application of seeking in principle approval of exchange to use the name of the exchange in the offer document, the following document shall be filed। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में आप ये तो लिखने ही वाले होंगे ना कि भाई हमारा जो कंपनी है इसके शेयर कहाँ लिस्ट होंगे, BSE पे, NSE पे, कहीं तो होंगे, क्योंकि 2 ही है जिनके नेशन वाइड टर्मिनल्स हैं। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज तो दिल्ली में भी है, पता होगा आपको, दिल्ली में भी है। बहुत बच्चे CS का, देखिए ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो आप अभी प्रोफेशनल कर रहे हैं, इसमें नाम बदलते रहते हैं। जैसे जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो उसका MSOP नाम था, शायद आज भी MSOP है, पर अभी एक CLDP भी करके वो लोग ले आए हैं नई चीज। तो नाम बदलते रहेंगे, बट अगर मैं ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैंने खुद भी जब मैं CS आई थिंक 2012 में जब मैंने CS कंप्लीट कर, मेरी मेंबरशिप 2012 की, 31 मई 2012 की है टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाम 5-6 बजे की होगी, मुझे ये भी याद है क्योंकि मुझे फोन आया ऐसे कहते, मैं एक्चुअली शायद कहीं तो कॉफी शॉप में था, कहीं था, तो कहते कि आप ये बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ, कह रहे ये डॉक्यूमेंट आपका मिल नहीं रहा है हमें, आप हमें भेज दीजिए तो आप मेंबरशिप आपको अभी मिल जाएगी, आज ही आ जाएगी। तो तुरंत में ईमेल कर दिया तो मेंबरशिप नंबर मुझे मिल गया। तो माय मेंबरशिप नंबर इज 30321। आई थिंक आज तो प्रोबेबली वी आर क्लोज टू 70,000 मेंबरशिप के आसपास जो नंबर है आसपास का जो भी मिल रहा है वो 70,000 आसपास है, बट मेरा 30,321 है। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली आपसे ये है कि जब आप ये सारी बातें करते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जो हमारे BSE NSE पे लिस्ट होना है, मैं बता रहा था आपको हाँ ट्रेनिंग के बारे में। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से ये रिलेट कर रहा हूँ, तो मैंने वो 15 डेज की ट्रेनिंग आपको और करनी होती है उस समय एटलीस्ट करनी थी, तो वो मैंने करी थी कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि BSE NSE तो 2 नेशन वाइड टर्मिनल है, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। अब तो शायद कानपुर का बंद भी हो गया होगा क्योंकि उस समय वहां पे कोई खास काम होता नहीं था। तो MD जो थे वहां के, उनसे मैंने बात कर ली थी, तो वो मुझे काम देते थे कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो सब करके मैं उनसे सर्टिफिकेट लिया। ठीक है, तो जहां भी आप लिस्ट होने वाले हैं भाई जरा उनसे पूछ तो लीजिए कि वो आपको लिस्टिंग अपने यहाँ पे कराएंगे कि नहीं। और वो कहते हैं इससे पहले हम ये फैसला लें, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी दीजिए। AGM EGM जो भी हुई है उसका रेजोल्यूशन दीजिए, जहां पे ये बात हुई है कि आपकी कंपनी को पब्लिक जाना है, सिक्योरिटीज IPO FPO के जरिए लेके आनी है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ये भी बतानी है कि जो भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हैं, अभी तो मैं उसको ड्राफ्ट ही कहूंगा क्योंकि फाइनल तो सेबी के अप्रूवल के बाद ही होगा वो,
उसमें कब तक का डेटा है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पुराना का डेटा नहीं हो सकता, ये हमने पहले एक जगह बात करी थी। अंडरटेकिंग फ्रॉम द लीड मैनेजर दैट ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर आर ट्रू एंड एडवोकेट एंड एनेबल्स एप्लीकेंट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और पिछले 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये सब आपको देने होंगे। उसके बाद अगर जो डायरेक्टर्स हैं, पहले चलता था जब मैं मतलब 2013 का कंपनीज एक्ट तो ऑब्वियसली मेरे सीएस बनने के बाद आया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के सीएस बनने के बाद आया। मैंने अभी बताया मैंने 2012 में किया था, तो उस समय चलता था कंपनीज एक्ट 1956। तो उस समय हम फॉर्म फाइल करते थे ट्रेनिंग में, फॉर्म 32, 18 रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए यही फॉर्म होते थे। पर आज तो चीजें बदल गई हैं, तो आज तो नोमेनक्लेचर SH, DIR, CHG ऐसे हो गया है, बट पहले ये सब नहीं था। वो फॉर्म 1, फॉर्म 18, फॉर्म 32 यही बोलते थे ऐसे। तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना है, जो भी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, फॉर्म नंबर कुछ भी हो जिससे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स को, वो आप फॉर्म देंगे, यहाँ पे फाइल करेंगे। कंपनी के आर्टिकल्स, कंपनी के मेमोरेंडम की जो कॉपी है वो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी चीजें आ रही है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फॉर्म्स जिनके बारे में बात करें, इसके अलावा जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करना है वो ये है कि आपको पैन नंबर। सो ये आई थिंक वैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट है, जब आप एक IPO लेके आते हैं तो कहते हैं ना प्रमोटर्स कि आपको जो भी उनका नाम है उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन नंबर, ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी है। और अगर वही चीज है कि अगर कंपनी प्रमोटर है तो डेफिनेटली आप कंपनी का पासपोर्ट तो नहीं हो सकता, बट कंपनी का पैन, कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर, उसका सिन नंबर है जहां पे भी वो रजिस्टर्ड है जिस ROC के साथ जिस भी स्टेट में, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो कंप्लायंस ऑफिसर के बगैर तो वो हो नहीं सकता एज पर द रूल ऑफ लॉ। तो उनका नाम क्या है ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। और आप जानते हैं कि हम इन्हें कंप्लायंस ऑफिसर कह रहे हैं, बट टेक्निकली आप ही के, मेरे बारे में, हम सभी के बारे में, CS के बारे में बात यहाँ पे करी जा रही है। A certificate from the auditor, ये chartered accountant satisfying the compliance of the condition in regard to the SEBI LODR regulation 2015, जो कि corporate governance के ऊपर होगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ये लिख के देंगे एक सर्टिफिकेशन के तौर पे कि जिस भी कंपनी का ये इशू आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है, इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के तौर पे कंडीशंस को फुलफिल किया है। विच मीन्स फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑडिट कमेटी है, यहाँ पे जो ऑडिट कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन वैसा ही है जैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो सब है जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द कमिटीज फॉर्मेशन एंड their division between the executive, non-executive and the independent and the chairperson, सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है। तो इसका भी एक सर्टिफिकेशन जाएगा। इसके बाद जो भी ESOP आपने इशू किए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग ESOP एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स and confirmation from the merchant banker that the schemes are in compliance with the SEBI share based employee benefit regulations। तो आज अभी ICDR के बारे में बात कर रहे हैं, LODR, ICDR, ऐसे ही शेयर्स को लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट 2014, तो उसी के हिसाब से जो भी ESOP दिए गए हैं या जो आउटस्टैंडिंग है वो उसी के हिसाब से इशू करे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने उसकी कोई भी प्राइसिंग रख दी या किसी को भी इशू कर दिया या बिना मतलब इशू कर दिया। जो कंडीशंस हैं, जो रेगुलेशंस में बताई गई, उन सभी को कंप्लाई करके ही इशू किया गया है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन मर्चेंट बैंकर से दिलाएंगे। ऑडिटर भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन देगा, बट ऑडिटर का जो सर्टिफिकेशन होगा दैट विल बी मोर लाइकली ऑन द पार्ट की जो प्राइसिंग है उसको सही तरीके से कैलकुलेट किया गया है। इफ द कंपनी हैड फाइल्ड द IPO डॉक्यूमेंट्स विद सेबी इन द पास्ट, तो इसके बारे में बताएंगे। हो सकता है आप ये FPO लेके आ रहे हो, पब्लिक इशू आप पहले भी ला चुके थे, बट पहले IPO लाए थे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने उस समय दी थी, आप कंपनी का नाम, उसके स्क्रिप्ट का कोड, आपने कौन सी डेट को लाए थे, क्या इशू लाए थे, इसके बारे में भी आप बताएंगे। इससे मेहनत, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज को डिटरमाइन करने में कि आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा है। जो भी फीस होगी वो आप यहाँ पे देंगे, जो लिस्टिंग फीस जिसको आप कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए, और आपको ये हर साल देनी पड़ेगी। सो इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग। एक्चुअली जब आप पहली बार फीस देंगे तो आप 2 फीस देंगे, एक तो इनिशियल मतलब एक लिस्टिंग फीस होगी और एक एनुअल फीस होगी। तो जो लिस्टिंग फीस है वो फर्स्ट टाइम है, उसके बाद एनुअल फीस देते जाना है आपको, फिर ऐसे ही हर साल एनुअल फीस देते जाना होगा। अंडरटेकिंग फ्रॉम द Managing Director, Compliance Officer, stating that the company as promoter or the whole-time director are not in violation of the SEBI delisting regulation, that the company promoters director are not in violation of the restriction imposed by SEBI।
तो डीलिस्टिंग जैसे ऊपर शेयर के ऊपर रेगुलेशंस थी, ऐसे ही डीलिस्टिंग रेगुलेशंस भी है, तो वो आपने सही से कंप्लाई करी है। और जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इशूअर है, प्रमोटर्स हैं, किसी में भी ऐसा कोई मामला डीलिस्टिंग को लेके, वॉयलेशन को लेके नहीं चल रहा है। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेंगे जब आप पब्लिक इशू के बारे में बात करेंगे। डजंट रियली मैटर वो आईपीओ है या एफपीओ या राइट इशू है, आप ये मेंशन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एक्चुअली नाम से समझ में आ रहा है कि हमने कैसे एलोकेट किया है, कैसे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को अलॉट किया है, क्योंकि देयर विल बी और देयर आर चांसेस कि जो इशू है वो हो सकता है ओवर सब्सक्राइब हो जाए। हमने, आपको याद होगा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करी थी, आई थिंक लास्ट क्लास में थी वो, जहां पे हमने कहा था, जो मुझे मोटा मोटा याद है, कि भाई 1 लाख एक तरीके से लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, और मतलब 1 लाख शेयर्स भी थे, शायद 35% रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन था, बट रिटेल कैटेगरी आई थिंक 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जबकि पूरा जो इशू था वो 2 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो वहां पे ABCDE थे, याद होगा, 320 शेयर कोई मांग रहा है, कोई 220 मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो फिर ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था कि कैसे हमने अलॉटमेंट डिसाइड किया है, कैसे अलॉट किया जाएगा, इसका फैसला होगा, क्योंकि जितने शेयर्स मांग रहे हैं उतने तो है ही नहीं ना हमारे पास। अगर 100 शेयर्स की डिमांड आई है और 100 ही शेयर्स हमने देने हैं, तो फिर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाता है तो वो भी बेसिस ही किसी लॉजिक को रख के ही आपने अलॉटमेंट किया होगा, बट ये जनरली तब ज्यादा काम में आता है जब इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। एनीवे, तो कहते हैं वन सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी अलॉन्ग विद द एक्नॉलेजमेंट कॉपी। तो आपने आरओसी को ऑफर डॉक्यूमेंट तो फाइल किया होगा, क्योंकि हम ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए फाइनल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सेबी की ऑब्जर्वेशन होगी उसको इफ एनी उसको इम्प्लीमेंट करके ही आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। वो चीज आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी जहां पे आप लिस्टिंग की बात सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी आई थिंक ये जानना चाहता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, क्या प्राइसिंग है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करने वाले हैं, और कितना अभी यहाँ से कितने लोगों की एप्लीकेशन आ गई, तो उससे वो बहुत सारी चीजों को क्रॉस चेक या टैली करेगा। फिर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के लिए जो मीटिंग्स हुई हैं उसके मिनट्स वगैरह होंगे, किसको कितना लिखा है, कैटेगरी वाइज समरी लिस्ट ऑफ टेक्निकल रिजेक्शन स्पेसिफाइंग एप्लीकेशन नंबर, रीजन फॉर रिजेक्शन। तो ऐसा भी होगा कि बहुत लोगों ने इशू में अप्लाई कर दिया, बट किसी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किसी का पैन नंबर या कोई और इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया। तो ये भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, और जिनका रिजेक्शन हुआ है उनका किस वजह से रिजेक्शन हुआ है, रीजन बैंक का फेलियर, सर्वर का फेलियर, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। तो कोई बाद में ये ना कहते कि भाई यहाँ पार्शलिटी हुई है, मुझे तो मैंने भी इशू में अप्लाई किया था, मुझे तो इशू मिला नहीं, जबकि किसी और ने अप्लाई किया तो उसको इशू मिल गया, तो कंपनी तो ऐसे भेदभाव कर रही है। तो ये कोई सुनने में ना आए, इसलिए हम हर चीजों को यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं। Copy of the advertisement released in respect of the public issue up to the stage of basis of allotment। देखिए, आपने स्टैट्यूटरी एडवर्टीजमेंट, मतलब आपने जब आप इशू लाए होगे, आप हर बार सुनते हैं इशू लाने से पहले आप सभी को बताएंगे कि हम इशू लेके आ रहे हैं, फिर आप ये भी बताएंगे जब इशू क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी अभी तक आपने एडवर्टीजमेंट इशू किए हैं अलॉटमेंट स्टेज तक आने से पहले, अभी तो अलॉटमेंट हो रहा है, बट इससे पहले इशू आ रहा है, फिर इशू ओपन हो रहा है, फिर इशू क्लोज हो रहा है, और भी इसके बीच में जो भी एडवर्टीजमेंट आपने दिए होंगे उन सभी की कॉपीज भी यहाँ पे आपको फाइल करनी पड़ेगी। ऑडिटर का सर्टिफिकेट जाएगा कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो आना चाहिए था, जो कि जानते हैं आप 20% होता है, वो आ चुका है। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं रादर, कि 20% के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने कहा था कि इस 20% में प्रमोटर अगर अकेले नहीं ला पा रहा है ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA के साथ रजिस्टर्ड है उनका सहारा भी ले सकता है। वो अलग बात है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जो 20% की बात करते हैं तो मिनिमम 10% फिर भी प्रमोटर को खुद लाना ही होगा, रेस्ट 10% के लिए वो इनका सहारा ले सकता है। ये नहीं कि खुद 5% ला रहे हो, 15% ये लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और भले ये भी लिखा नहीं है, बट पहले हमने बात करी है तो रिवीजन भी हो जाएगा। साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि जब मान लीजिए प्रमोटर 15% ला रहा है और 5% इन लोगों से ले रहा है, या सबसे, या किसी भी एक से जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट फिर भी प्रमोटर ही आइडेंटिफाइड प्रमोटर माना जाएगा। जो 5% दे रहे हैं वो प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर
प्रमोटर्स जो है मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन लिया गया है वो प्रमोटर ने अकेले नहीं दिया है, पर इन सभी के सहारे से दिया है, इनकी सबकी मदद से दिया है। तो उसका बाइफिकेशन, उसकी डिटेल्स आएंगी कि इनमें से किसने कितना दिया है, किस प्राइस पे दिया है। तो अगर ये है कि 15% प्रमोटर ने अकेले दिया है, तो 2% दिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने, 1% शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने, 1% पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और रेस्ट 1% इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA के साथ रजिस्टर्ड है। तो इन दैट वे ये सब इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये नहीं कि बस 15% हमने दिया और 5 इन लोगों ने, किसी ने भी दिया, इनका एग्जैक्ट नाम, कितने शेयर्स इन्होंने लिए, किस प्राइस पे ने, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देंगे। पर ये वही बात है कि तभी चीज एप्लीकेबल होगी अगर प्रमोटर स्टैंड अलोन 20% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर वो 20% खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो फिर इस पॉइंट की रिलेवेंस बचती नहीं है। Confirmation that only QIBs as mentioned in the definition of SEBI ICDR regulations have been allotted in the QIB category। तो भाई QIB कैटेगरी पे कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आप IPO FPO जब लेके आ रहे हैं तो कंडीशंस को आपने कंप्लाई किया है या नहीं। याद होगा 2 बातें थी, हमने कहा था कि अगर कंडीशन कंप्लाई हो रही है तो उस समय हम 50% तक की बात कर रहे थे, अदरवाइज हम 75% तक की बात कर रहे थे। तो ये डिपेंड करेगा QIB को कितना मिलने वाला है इस इशू के अंदर, इस बात पे कि हमारा जो इशू है वो कौन से रास्ते से आ रहा है, सारी कंडीशंस कंप्लाई करके आ रहा है या विदाउट दोज कंडीशंस कंप्लाई करे आ रहा है, क्योंकि दोनों तौर पे आप पब्लिक इशू लेके आ सकते हैं। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है कि QIBs जो है उनकी कैटेगरी को जितना एलोकेट किया गया था, ये एक कंफर्मेशन जाएगा कि अगर QIBs को हमने 75% का एलोकेशन दिया है तो 75 का 75 उन्हें ही एलोकेट किया है। ये नहीं कि ऊपर से हमने QIBs को दिखाया कि हम 75% देने वाले हैं, बट बाद में उसका कुछ पोर्शन रिटेल कैटेगरी को दे दिया या कहीं और दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो है एग्जैक्टली वैसे ही आप बताएंगे। अगर QIB को आपने जितना दिया उतना ही बताएंगे, ये नहीं कि बताया कुछ और है और दिया उनको कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। सो आई थिंक ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे बात कर ली, एक तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो आप स्टॉक एक्सचेंज को देंगे और सब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे देना होगा। हम नीचे पढ़ेंगे कि जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में आपने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, अभी जब इशू क्लोज होगा तो इशू के क्लोज हो जाने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको देना होगा। तो उसमें जो T+3 है, यानी जिस दिन इशू बंद हुआ है उसके तीसरे दिन तक जो डॉक्यूमेंट जाने चाहिए वो एग्जैक्टली यही होंगे जो कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में मेंशन करे गए हैं। तो अगर एग्जाम में बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में पूछा जाता है या T+3 के बारे में पूछा जाता है तो एक ही बात होगी, जैसा जो चीजें अभी आपने यहाँ पे पढ़ी है वही आप T+3 में भी लिखेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो चलिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं पहले T+2 अभी पढ़ेंगे, बट T+3 में आपको जरा दिखा दूं। देखिए क्या लिखा है, T+3 वर्किंग विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू द डॉक्यूमेंट एज पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट चेकलिस्ट, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं T+2 की, यानी जिस दिन भी इशू क्लोज हो रहा है उसके 2 दिनों के अंदर 2 वर्किंग डेज याद रखिएगा। तो सैटरडे संडे मत जोड़िएगा इसके अंदर, वर्किंग डेज नहीं होते हैं वो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई छुट्टी है तो वो भी आप नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो वर्किंग डेज जिस दिन एक्चुअली आप काम करते हैं, तो कहते हैं कि जो इशू क्लोज हुआ है उसके 2 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको फाइल करने होंगे। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां पे भी आप अपने शेयर्स की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जाएगा, जो लिखा है ऑल ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट विद सेबी बाय मर्चेंट बैंकर। तो आई थिंक आपको याद होगा, हमने पहले भी बात करी थी कि जो लीड मैनेजर है, मर्चेंट बैंकर है, वो एक्चुअली ड्यू डिलिजेंस एक करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है वो सारी की सारी सही है। और इसके अलावा भी वो काफी सारे सर्टिफिकेशन देंगे समय समय पे। तो सारे सर्टिफिकेट अब एक साथ इकट्ठा करके देने का समय आ चुका है। तो जितना भी अभी तक सर्टिफिकेशन मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से दिए गए हैं वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मतलब अब क्योंकि देखिए यहाँ के बाद कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ने नहीं वाली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं। वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, तो बस अब वही है। अब क्या ही बचा है, लिस्टिंग बची है और वो भी धीरे धीरे समय करीब आता जा रहा है। इशू बंद हो गया, हमें पता चल गया कि क्या रिस्पॉन्स आया, सब कुछ है। अलॉटमेंट के बारे में हमने बात कर ली, तो अब कुछ खास बचा नहीं है जिसके लिए बहुत कोई खास सर्टिफिकेशन होंगे। तो जितने भी थे वो इससे पहले के ही थे सारी की सारी बातें, जिसमें मर्चेंट बैंकर ने बहुत सारी कमिटमेंट करी है, जहां पे उन्होंने ये कहा है फॉर एग्जांपल कि इन्होंने रूल्स कंप्लाई किए हैं, रेगुलेशंस कंप्लाई किए हैं, ऑफ डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन सही है या बेसिस अलॉटमेंट ठीक तरीके से डिटरमाइन किया गया है। ये सारे सर्टिफिकेशन अब यहाँ पे फाइल करे जाएंगे।
ऑब्जर्वेशन लेटर जो आपको मिला था, अगर मिला था, क्योंकि हो सकता है ऑब्जर्वेशन में सेबी ने कुछ कहा ही ना हो, तो आपका जो ड्राफ्ट था वो डायरेक्टली फाइनल बन गया हो। याद है ना, ऑब्जर्वेशन में जब हम सेबी को ड्राफ्ट देते हैं तो सेबी अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, उसके बाद फिर हम अपना ड्राफ्ट को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, फिर फाइल करते हैं, चाहे सेबी के साथ चाहे आरओसी के साथ। तो कह रहे हैं कि वो जो ऑब्जर्वेशन लेटर अगर आपको मिला है तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपकी कंपनी के सिग्नेटरीज कौन होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपका रिलेशन जो है वो सेबी के साथ जुड़ रहा है और ये पूरी जिंदगी रहने वाला है ना। जैसे कि मैरिज होती है तो पूरी जिंदगी 7 जन्मों का साथ की बात करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी है कि पूरी जिंदगी अब एटलीस्ट जब तक कंपनी डीलिस्ट नहीं हो जाती ये रहने वाला है। तो क्या है, कंपनी की तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आएंगे कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हम पढ़ते हैं रूल्स है कि भाई मीटिंग से पहले आप बताएंगे मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के बाद क्या डिसीजन हुआ इसके बारे में बताएंगे। तो आप कंपनी की तरफ से रेगुलरली सेबी को इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन कोई ऑथराइज सिग्नेटरी तो लिखेगा, जो भी साइन उस पर ऑथराइज सिग्नेटरी करेगा। तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है और उसके साइन कैसे हैं, उसका स्पेसिमेन क्या है, ये भी आप देंगे, जिससे कि कल डॉक्यूमेंट अगर सेबी के पास जाएगा तो उसे पता होगा हाँ जी ये बंदा इस कंपनी का ऑथराइज पर्सन है, तो उनकी तरफ से आया है तो ये डॉक्यूमेंट ठीक है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट देगा स्टॉक एक्सचेंज को तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक ये ऑथराइज के साइन और नाम मैच नहीं करेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम बुक रनर लीड मैनेजर, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपको 90% की चाहिए वो आपको मिल गई है। और जितने भी अभी तक आपने एडवर्टीजमेंट दिए हैं, ऊपर भी आप अलॉटमेंट के कंटेक्स्ट में भी यही बात कर रहे थे और यहाँ पे भी एक आ गया, वो भी सारे के सारे यहाँ पे सबमिट होंगे। तो ये देखिए मतलब लिखा नहीं है, बट अगेन समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज के पास अभी तक थी नहीं और वो आपके भरोसे बैठे हैं कंपनी के। हो सकता है ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह की इन्फॉर्मेशन ना हो, बट प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ चीजें मेंशन करी जाती है। बट वो आपसे फिर एक डबल चेकअप ले रहे हैं कि भाई जो पहले डॉक्यूमेंट दिए हैं अब देखते हैं फिर इनसे मंगा के कि क्या ये वही देते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। क्योंकि हमने कहा आप एडवर्टीजमेंट दीजिए, जो पहले हो सकता है आपने 7 कॉपीज एडवर्टीजमेंट की दी थी, बट अब आप 8 सबमिट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले 1 कॉपी कम सबमिट करी है आपने। तो इस तरीके से भी क्रॉस चेकिंग भी होती है और फिर कहीं ना कहीं एक फाइनल फाइल बन रही है आपकी, तो जो आप देंगे वो आपके फाइल्स में स्टोर होता जाएगा। तो ये T+2 है। अब T+3 के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी अलग से कुछ नहीं, जो बेस ऑफ अलॉटमेंट में आप डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं वही T+3 में भी आएगा। बात T+4 की अगर करते हैं, जिस दिन इशू बंद हो रहा है उसके 4 वर्किंग डेज के अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो कहते हैं कि जो सेबी का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, मतलब जो एक अग्रीमेंट होगा बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसको एक स्टैम्प पेपर पे आप प्रिंट निकलवाएंगे, उसको साइन करेंगे और उसकी कॉपी भेजेंगे जहां पे भी आप लिस्ट होने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज को। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि जैसे कि ऊपर हमने बात करी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय किया जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे एलोकेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जो जिस एग्जाम्पल का मैं जिक्र अभी कर रहा था उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि ऐसे भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने इसी चैप्टर में देखी थी वहां तो हमने ये देखा था कि सभी को एक एक लॉट तो मिल ही रहा था, बट ऐसा भी कभी कभार हो सकता है कि जिन्होंने अप्लाई किया वो इतने ज्यादा हैं और शेयर हमारे पास इतने कम है कि एक एक लॉट भी हम नहीं दे पाएंगे सबको। तो इन दैट वे जो भी अलॉटमेंट आपने फाइनलाइज किया है, एक बोर्ड उसको अप्रूवल देगा कि ये अलॉटमेंट हमने फाइनलाइज किया है, जिससे कि कोई बाद में गलत उसमें ना रहे कि पता नहीं क्या अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो बोर्ड की नॉलेज में रहे कि किस बेसिस पे अलॉटमेंट जो है वो किया गया है। फिर एक सर्टिफिकेशन जाएगा जहां पे ये बताया जाएगा कि जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, जो कंपनी बोल रही है जिस बेसिस पे उन्होंने किया है वो रूल्स के हिसाब से किया है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपनी मर्जी चलाई है। जो अलॉटमेंट का तरीका है जिसको आप कहते हैं फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जैसे कि मैंने भी अभी बोला और उस समय कहा था, उससे पहले भी कहा था, कोशिश तो देखिए यही है कि कोई अगर 10 लॉट अप्लाई कर रहा है, कोई 9 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, जो भी मतलब जिस कैटेगरी में जो है उसको कम से कम एक लॉट तो मिल जाए, ये हमारी कोशिश है। पर बहुत बार ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंपनी ने अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ है तो वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है CS का या CA वो अटैच्ड है कि हाँ जी जो इन्होंने सर्टिफिकेशन या जो भी इन्होंने अलॉटमेंट फाइनलाइज किया है वो रूल्स के हिसाब से ही है। अब हमने यहाँ पे सबसे कंफर्मेशन ले ली, लीड मैनेजर से बोल दिया, कंपनी से पूछ लिया, बाहर की पार्टी यानी एक थर्ड पार्टी जो कि एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है उनसे भी कहलवा लिया कि सब सही है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और हम खुद तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज होने के नाते या सेबी तो देख ही रहा है सब कुछ, तो वो तो देख ही सकते हैं, बट हम मल्टीपल सोर्सेज से एक तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ, जिससे कि कल बाद में कोई दिक्कत ना आए हमें।
शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले क्या था और अब इशू के बाद क्या हो गया, जिसको आपने प्री एंड पोस्ट इशू कहा है। जितनी भी एडवर्टीजमेंट की कॉपीज दी हैं वो दोबारा दो। देखो अभी ऊपर मांग रहे थे, तब कह रहे थे कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तक दो, फिर उसके बाद जब हमने T+2 की बात करी तो तब तक मांगी। अब T+4 तक जितने भी दिए हैं, तो एक एक स्टेज जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आगे, तब तक कह रहे हैं कि जितनी कॉपीज हैं वो सारी आप हमें दीजिए। इनिशियल, इसी के बारे में बात कर रहा था अभी, इनिशियल लिस्टिंग फीस एंड एनुअल लिस्टिंग फीस। तो मैंने अभी बताया था आपको, इनिशियल मतलब आप पहली बार लिस्ट करा रहे हैं, और एनुअल मतलब वो फीस जो आपको हर साल देनी है। तो नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स आपको ये 2 फीस नहीं देनी होगी, फिर आपको एनुअल फीस ही देनी है। बट जब आप पहली बार आ रहे हैं तो पहली एक इनिशियल फीस होगी कि मिनिमम इतनी फीस लगेगी ही लगेगी आपकी, और फिर डिपेंड करेगा आपकी कैपिटल कितनी है, उसके बेसिस पे आपकी एनुअल फीस तय होगी। तो वो बात जो है यहाँ पे करी जा रही है। जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, मुझे वैसे पता नहीं है, मैं एक गैस ही कर रहा हूँ, मैंने कहीं बोर्ड देखा होगा, तो उसमें कहते हैं एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस लेते हैं कि भाई पहली बार बच्चा कर रहा है तो, और उसके बाद स्कूल फीस तो अलग होती है, पर हर बार एडमिशन फीस लगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई स्कूल ऐसा कहे नहीं जी हर साल एडमिशन फीस हम लेंगे, बट जनरली गोइंग बाय द बेसिक थिंग, एडमिशन फीस एक बार होगी, उसके बाद फिर आपकी हर बार स्कूल फीस जाती रहेगी पूरे साल, हर महीने एडमिशन फीस नहीं जाएगी दोबारा। Confirmation from the lead manager and the issuer confirming that the issue is in compliance with the requirement of SEBI, Companies Act and any other laws. List of the allottees address category wise along with the number of shares applied, allotted, bank account details. तो जिसको आपने allocate किए हैं शेयर्स, ये ऊपर भी हमने बात करी थी, ऊपर तो ये भी कहा था जिनका रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप बताएंगे भाई किस कैटेगरी को, जैसे कि QIBs है, उनको कितने शेयर्स दिए, किस प्राइस पे दिए, कौन सी डेट पे दिए हैं, उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, रिटेल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगराइजेशन को कितना आप शेयर दे रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, किस एक तरीके से आप कह सकते हैं अमाउंट पे दे रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फाइल करेंगे। और एक अंडरटेकिंग जाएगी कि वही ऊपर जो आपने बात करी थी कि सारे के सारे रूल्स को कंप्लाई किया गया है सेबी के डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर आ जाता है कि भाई T+2 में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ऊपर वाली बात है। T+4 में ये मैं कहूँगा ऐसा तो नहीं कि बहुत 360 डिग्री का टर्न है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने जो T+4 के अंदर बात करी है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अलग हो जा रही है उसके अंदर। जैसे कि ऊपर भी बात थी एडवर्टीजमेंट की, यहाँ पे भी बात है, लिस्टिंग फीस की बात थी, यहाँ पे भी बात है, डीलिस्टिंग रेगुलेशन की बात थी, वो भी यहाँ पे है, सेबी ICDR रेगुलेशन की बात भी यहाँ पे करी गई है, लॉटीज की बात भी यहाँ पे करी गई है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स जो हैं आप थोड़े बहुत तो अलग होंगे ही, बट ऐसा नहीं है कि वहां के जो पॉइंट्स है उसका एक भी रिपीटेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं है। कुछ पॉइंट्स आप देख ही रहे हैं जो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर भूल भी जाओ तो ये कॉमन पॉइंट्स है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन पॉइंट्स है। तो अगर आपको लगे यार याद नहीं आ रहा, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन है, चाहे T+2 के बारे में बात हो, चाहे T+4 के बारे में बात हो, कुछ पॉइंट्स तो वहां पे कॉमन होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये सारा का सारा जो था वो कंटेक्स्ट था हमारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के तौर पे, चाहे जब इशू आ रहा है या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो रही है, या जब हम बात कर रहे हैं कि इशू खत्म हो गया है और अब अलग अलग दिनों पे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द राइट इशू। आइए अब राइट इशू के बारे में जान लेते हैं कि राइट इशू आखिरकार होता क्या और कौन सी कंडीशंस को हमें फुलफिल करना है एक राइट इशू लाने से पहले। आपको पता है कि जो पेपर था, मतलब पेपर था नहीं अभी तो है, आया ही एक्चुअली, ये पहले भी था कॉर्पोरेट फंडिंग के नाम से। पता नहीं आपने उस समय ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो आई एम श्योर होंगे जो स्विच ओवर से यहाँ पे आए होंगे। तो उस समय भी था ये, और एग्जैक्टली इसका कंटेंट ऐसा ही था, मतलब अमेंडमेंट्स फॉर श्योर आए होंगे बट वैसे ही था। कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर ये सारी बात हम उस समय भी करते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव बट आई थिंक अगर आप ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं, सेमी क्वालिफाइड के लिए आप बात करते हैं, तो ये बहुत आपको मदद करने वाला है। अगर कोई ऐसी जगह आप अप्रोच कर रहे हैं जो कि लिस्टिंग चीज़ों पे डील करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। ये सिर्फ एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से यूजफुल नहीं है, बट नॉलेजेबल परस्पेक्टिव से अगर आपको इंटरव्यू देना है, कुछ और बात है, तो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं राइट इशू के बारे में, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या राइट इशू को लेके लिखा गया है। तो कहते हैं कि राइट इशू जो है आप सभी जानते हैं कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। मतलब है ये भी एक ऐसा जरिया जिससे कि कंपनी पैसा मार्केट से रेस करती है, बट
किसी को भी नहीं देगी। जैसे कि पब्लिक इशू तो क्या है, कोई भी ले सकता है, मिले ना मिले, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो अलग बात है, बट अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। राइट इशू में ऐसा नहीं होता, अप्लाई वही करेगा जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है इस समय मतलब रिकॉर्ड डेट एक रखी जाएगी, रिकॉर्ड डेट तक जितने लोगों का नाम भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा वही लोगों को राइट इशू का ऑप्शन दिया जाएगा। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी आपसे कह रही है ये लो शेयर तो आपको लेना ही लेना है, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप मना कर सकते हैं और नहीं है तो फिर मना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू रेनंसिएशन। अगर आपको नहीं लेना, कोई और आप जिसको जानते हैं वो आपको लगता है कि ले सकता है शेयर्स, तो ठीक है, आप उसको बोल दीजिए, वो ले लेगा शेयर्स। कंपनी को तो देखो पैसे से मतलब है, बट एज अ मैटर ऑफ पैट्रनेज, एज अ मैटर ऑफ सपोर्ट उन्होंने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा है कि भाई आप ले लीजिए, क्योंकि अगर इतनी सख्त पैसे की नीड होती तो वो तो फिर पब्लिक इशू ले आते। पब्लिक इशू में कोई लोग ले ही लेंगे, क्योंकि किसी के एक का एक्सपीरियंस अच्छा है नहीं था तो दूसरे अब आएंगे वो ले लेंगे शेयर। बट हम यहाँ पे भरोसा करते हैं कि जितना हमें चाहिए उतना तो एग्जिस्टिंग वाले ही दे देंगे और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, तो आप राइट इशू लेके आ सकते हैं। The right issue means an offer of specified security by the listed issuer to the shareholders of the issuer on a record date. Record date कहते हैं, कई जगह कट ऑफ डेट कहते हैं, मतलब इस तारीख से पहले जिन लोगों के पास हमारी कंपनी के शेयर्स हैं उनको ही हम पूछेंगे। आज मान लीजिए रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी थी फॉर एग्जाम्पल, आज 5 फरवरी है, तो मेरे पास मुझे भी ये शेयर मिले हैं 4 तारीख को, मतलब 4 को सामने वाले ने बेचे हैं तो मुझे 5 को चलो मिल गए, तो मैं टेक्निकली शेयर होल्डर तो हूं, बट रिकॉर्ड डेट तो पहले ही निकल गई। तो ये जिसने मुझे शेयर बेचे हैं इसी को ऑफर आएगा, क्योंकि 30 तारीख को इसी के पास थे कि भाई आपने राइट इशू लेना है, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं कि इन्होंने बेच दिए अपने शेयर, तो ये फिर ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग अब है ही नहीं ये शेयर होल्डर। तो ऐसे है। अब राइट इशू लाने की कुछ कंडीशंस हैं और ये कंडीशन मिलती जुलती हैं एक आईपी और एफपीओ लाने से, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर का पॉइंट यहाँ पे बस नहीं है, यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। एन इशूअर शिल नॉट बी एलिजिबल टू मेक राइट इशू, अगर इनमें से कुछ भी है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते अगर इशूअर यानी जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको सेबी से डीबार्ड किया गया, बोला गया कि अपनी शक्ल मत दिखाना। डीबार्ड का मतलब तो यही होता है, बाहर निकाला गया है कि भाई आप कोई भी आ जाए स्टॉक मार्केट में आपने नहीं आना। और ऐसा तो है नहीं कि बिना वजह ये कहा गया होगा, मतलब बिना वजह क्या है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो गया होगा एक्चुअली, क्योंकि सेबी के अकेले कहने से तो नहीं होता, मामला चलता है आगे, फिर प्रूवन होते हैं फैक्ट्स। तो डीबार्ड का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर सकते, और जनरली इसका रीजन यही होता है कि कोई मैनिपुलेशन करी है या इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मामला है ऐसे। दूसरा एक तो ये है कि जो डायरेक्टर है, जो प्रमोटर है, जो कंपनी है, उसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं। दूसरा क्या है कि जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, वो तो ठीक है सब कुछ, बट जिस कंपनी में ये बंदे, आपकी कंपनी में एक मिस्टर ए है जो डायरेक्टर है, ठीक है, तो द कंपनी नेम इज XYZ लिमिटेड और मिस्टर ए जो है वो उसके अंदर डायरेक्टर है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो सब सही है, कंपनी भी सही है, मिस्टर ए भी सही है, बट मिस्टर ए जो है वो एक और कंपनी में डायरेक्टर है जिसका नाम है 123 लिमिटेड। ना 123 लिमिटेड जो है वो गड़बड़ कंपनी है, यानी उसने सेबी ने इस कंपनी को डीबार्ड कर रखा है कि नहीं ये कंपनी तो कोई इशू लेके नहीं आएगी। और मिस्टर ए क्या यहाँ भी डायरेक्टर है, यहाँ भी डायरेक्टर है, तो यहाँ तो सब कुछ सही है, जो इशू लेके आना है वहां पे सब कुछ सही है, बट यहाँ मामला गड़बड़ है। तो क्योंकि मिस्टर ए जो है वो कॉमन हो गए, यहाँ पे भी है, मतलब 123 में भी है और XYZ में भी है, और 123 में गड़बड़ है मामला, तो फिर ये जो XYZ है वो मिस्टर ए की वजह से ये इशू नहीं ला सकती। मैंने पहले भी शायद इसके बारे में बताया था, इसका रास्ता यही है कि भाई मिस्टर ए को हम कह दें या तो आप उस कंपनी में बने रहिए या हमारे साथ आ जाइए, अब दोनों जगह नहीं हो सकता मामला, क्योंकि उनकी वजह से हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, बट अब हम इशू लेके आ रहे हैं और वहां पे इस तरीके से हुआ है, तो जिसका इफेक्ट और इम्पैक्ट हमारे पे भी आ रहा है, तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। फिर कहते हैं जो प्रमोटर्स हैं वो फिगर इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये हमने पहले भी बात करी थी, 100 करोड़ लेके उससे भी ज्यादा भाग गए, आ ही नहीं रहे वापस इंडिया, बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है। और मैंने पहले भी याद होगा बोला था कि कुछ लोग के ऊपर तो मतलब कुछ लोग इतने स्ट्रांग हो गए कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा कानून बनाना पड़ गया। कौन ही लोग आते होंगे भाई इसके अंदर, मतलब बहुत द बिग शॉट्स जिन्होंने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए वो आते हैं, तो उनके लिए ये कानून बनाना पड़ा है। पर ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हमें कुछ इसमें सफलता मिली है, हमने उनके एसेट्स बेच दिए, ये कर दिया वो कर दिया, पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसके लिए भी ये कानून बने उनमें से कोई भी इंडिया तो वापस नहीं ला पाई है गवर्नमेंट। आने वाले दिनों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी तक तो नहीं ला पाए हैं। उन्होंने दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है, वहां पे रह रहे हैं, वो चलता रहेगा, मामला चलना है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कंडीशंस के बारे में तो ये समझ गया ना, आपकी एलिजिबिलिटी मतलब कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड, पहली दो बातें तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो तीनों ही ट्रैक रिकॉर्ड पे हैं, पर पहले दो बड़ी स्पेसिफिक सेबी से रिलेटेड है, तीसरी डिफॉल्ट से रिलेटेड है, बैंकों का पैसा ले लिया और दिया नहीं वापसी। अब यहाँ पे देखेंगे विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर कोई बात नहीं है, तो विलफुल डिफॉल्टर जो है वो आईपीओ लेके आ सकते हैं, सिर्फ कंडीशन राइट इश्यू लेके आ सकते हैं, पर सिर्फ कंडीशन इतनी सी है कि वो अपना राइट रिनाउंस नहीं कर सकते। मतलब अगर वो राइट इश्यू लेके आ रहे हैं तो जो उन्हें मिला है वो नहीं लेना पड़ेगा, वो किसी और को उसको नहीं दे सकते या उसका फायदा किसी और को नहीं पहुंचा सकते। यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। कंडीशंस के तौर पे बात करें कि राइट इश्यू लाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आपके सामने। तो राइट इश्यू क्योंकि लिस्टेड होगा तो आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा उस स्टॉक एक्सचेंज का जहां पे भी इस राइट इश्यू को आप लिस्ट कराना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर आप इसको मिला लेंगे ना आईपीओ एफपीओ की बात से जो अभी हमने पढ़ी है प्रीवियस पेजेस में इस चैप्टर के दौरान, सो विल फाइंड कि एग्जैक्टली ये सेम है। सो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमने ले लिया है और यही हम आईपीओ के केस में भी करते हैं, क्योंकि लिस्ट करानी है तो भाई स्टॉक एक्सचेंज से तो पहले पूछना ही पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन यही है कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए। जो पार्टली पेड आप उसे फॉरफीट कर लीजिए, मतलब कॉल्स करिए, अगर नहीं हो पाते फुली पेड अप तो कोई और रास्ता बचेगा नहीं, फॉरफीट करना पड़ेगा। प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो डीमैट होनी चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का ये है, ये रेगुलेशन, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी हर जगह जहां जहां आप देखते हैं मेरे बारे में बात हो रही है, मैं यही कहता हूं हर जगह कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कुछ भी मॉड्यूल स्कैनर देखना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं हटा भी सकता था, बट मुझे ये लग रहा है कि अगर ये आ गया राइट इशू के बारे में कि बताओ राइट इशू की कंडीशंस क्या है या आपको क्या क्या मेक श्योर करना है राइट इशू करने से पहले, तो फिर आप कहें यार ये तो बताएं, तो वही चीज है एग्जैक्टली जो कि एक पब्लिक इशू के अंदर होती है। आप मिला भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है, पर बता इसलिए रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप कहीं ना कहीं ऐसे ना लगे आपको कि यार ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया। ठीक है, तो पहले के पॉइंट्स बहुत इजी थे कि भाई आपने कहा कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, और जो दूसरी बात हमने कही कि भाई हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ साथ जो शेयर्स है उनको भी फुली पेड अप कर देना है, डीमैट भी होने चाहिए, वो सब ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने को, बट मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ जाएगा। वो है ये कि पहले अभी क्या होता है, देखो जैसे मान लो कंपनी 100 रुपए, मैं जैसे हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपए का आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है, तो हम वही बताएंगे उसमें। मान लीजिए मैं इशूअर हूँ तो मैं बताऊंगा ना कि 100 रुपए में क्या करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो पहले क्या रूल है फिलहाल के लिए, उसमें ये है कि ठीक है आप बता सकते हैं कि भाई 100 रुपए का मैं 50% की लैंड खरीदूंगा, 20 रुपए का मैं मशीनरी खरीद लूंगा, ठीक है, और लेट्स से जो और 5 रुपए बच रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 75 करना है तो उसका मैं क्या करूंगा, मैं R&D में लगा दूंगा पैसा, तो ये कितना हो गया 75। और 25% जो है मैंने ये कह दिया कि मैं मिसलेनियस के लिए रख रहा हूँ। मिसलेनियस मतलब मैंने इसमें किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, जनरल पर्पस के लिए ये पैसा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कंपनीज ऐसा करती हैं, ठीक है। तो दो बातें एक्चुअली यहाँ पे, तो पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, दोनों को ही मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो ये वाला पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो नीचे है, ये वाला भी आपको समझाऊंगा और पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 25% तक आप ऐसे एलोकेशन कर सकते हैं। पर कंपनी ने फिर क्या कर दिया करना, क्योंकि मिसलेनियस में भाई हमें क्या पता, मिसलेनियस तो बहुत ही गिमिक वर्ड है कि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल क्या आप करने वाले हैं, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी चीजें एक एक चीजें कहाँ डिटेल में लिख पाएंगे, तो ये लॉ अलाउड करता है आपको। तो फिर कंपनीज ने क्या कर दिया, जब लोगों ने भाई इस तरीके से डिमार्केशन हो गया कि लॉ के हिसाब से कि 75% का आपका क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, जो बाकी 25% है उसको आप जरूर लिख सकते हैं कि आप मिसलेनियस पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए खर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जैसे हम आगे बढ़े तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इशूअर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ठीक है हम 50, मैं वही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ 100 रुपए का, कि 50 रुपए हम लैंड में दे रहे हैं और 10 रुपए मशीन में दे रहे हैं और 5 रुपए का R&D कर रहे हैं, कितना हो गया 65, ठीक है। और जो 10 रुपए है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी Y के शेयर में, नहीं हमने उसमें ये कह दिया कि 10 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये नहीं बता रहे कौन सी कंपनी में कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, कह रहे 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स में, कुछ बता नहीं रहे। और 25% का मिसलेनियस अलग से लेके बैठे हैं।
तो अब टेक्निकली आप देखिए तो ये तो फिर 35% चला गया। भाई 25% तो पहले ही वो बता रहे थे कि हम नहीं बताएंगे, मिसलेनियस है, जनरल पर्पस के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन क्या दें। तो लोगों ने कहा हाँ चलो भाई प्रैक्टिकली बात समझ में आती है, क्योंकि 100% का आप नहीं बता सकते, आपने मेजोरिटी का बता दिया, ठीक है। बट अब ये नई कैटेगरी आप ले आए, कहते हैं कि 10% जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स में, बट ये नहीं बता रहे किसके शेयर में करोगे, किस प्राइस से करोगे, क्यों करना है, क्या रैशनल है, कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक तरीके से तो ये भी मिसलेनियस का ही पार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अगर ऐसे ही करना है तो चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो आप बता रहे हो ना, जो अनआइडेंटिफाइड कैटेगरी है जो 10% है और जो मिसलेनियस है, दोनों को मिला के 35% रख देते हैं। अब इसके अंदर ही अब आप कोई भी चीज को अनआइडेंटिफाइड नहीं छोड़ेंगे, मतलब जब आप बताएंगे ना कहां कहां खर्च कर रहे हैं, तो आप क्लियरली ये बताएंगे कि भाई मेरा जो पैसा है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं मिसलेनियस में लगाऊंगा, शेयर्स में लगाऊंगा, और नाम नहीं बता रहे किसी भी बात का किसका कहां पे, तो ऐसी कैटेगरी को मैक्सिमम 35% ही एलोकेट किया जा सकता है। तो अब कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो 35% के बियॉन्ड हो, जो कि अनआइडेंटिफाइड हो। जितनी भी अनआइडेंटिफाइड चीजें हैं प्लस जनरल, उन सबको मिला के आपको 35% के अंदर ही कवर करना है। मैं इसको दिखा देता हूं यहाँ पे कैसे लिखा है, बट दिस इज हाउ इट एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड। तो कहते हैं मैं अभी ये वाला पॉइंट बताने वाला हूं, घबराना मत कि मैं छोड़ में कुछ भी नहीं रहा हूं, बस अभी आपको एक पॉइंट ये बता रहा हूं। द अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल क्या है, कोई आप कहते हैं कि जनरल में सब चीजें मिक्स हो जाती हैं, उसकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट इज जनरल, तो आप उसको मिसलेनियस कह रहे हैं। एज मेंशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन द ड्राफ्ट लेटर ऑफर शैल नॉट एक्सीड 25%, ठीक है, 25% तक हो सकता है। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई भी है लिख के। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं जिससे कि आप कोरिलेट कर पाए। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि 25% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मिसलेनियस में हम खर्च करेंगे। अगर आप इसके ऊपर मिसलेनियस के ऊपर भी एक सब कैटेगरी बना देते हैं, जहां पे जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 10%, कौन से शेयर भाई, क्यों करना है, किस प्राइस पे करना है, क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं बता रहे, बताएंगे नहीं कुछ इस बारे में। तो कहते हैं चलो ऐसी कैटेगरी के लिए भी जगह बना देते हैं जिससे लोग इसका फायदा ना उठाएं। तो आपने उसको कह दिया कि ठीक है हम आपको 10% का और लेवरेज दे देते हैं इसके ऊपर, पर इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। मतलब 65% जो होगा एक ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होगा कि कहां, इससे ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम तो इतना होगा, और रेस्ट 35 जो है उसको आप जनरल पर्पस का नाम दे सकते हैं। तो कहते थे अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड ये वो है जो मैक्सिमम 25% तक हो सकता है। Such objects where the issuer has not identified accusation, not identified investment in the company, buying the shares of the company, कौन सी कंपनी आइडेंटिफाइड नहीं है अभी, और इन्वेस्टमेंट टारगेट एज मेंशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल नॉट एक्सीड 35%। कैसे आया 35%, 25% यहाँ का जो मैक्सिमम हो सकता है, और 10% भाई 35% आप टोटल कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स मिसलेनियस प्लस अनआइडेंटिफाइड। और अगर ऑलरेडी आपने मिसलेनियस के अंदर 25 कर दिया है तो अनआइडेंटिफाइड के लिए आपके पास 10% ही तो बचा, तो वही चीज मैंने लिखी हुई है। shall not exceed 35% of the amount raised by the issuer where the issuer or any of the promoter or director is a willful। ये तो खैर वो वाली बात है जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि राइट इशू को लेके कि अगर आप एक विलफुल डिफॉल्टर, आप तो नहीं है बट जो इशूअर है वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो राइट इशू ला सकता है, बस रिनाउंस नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है। बट 25-35% का जो कोरिलेशन है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। एक बार फिर सुन लो, अगर कोई कंफ्यूजन है ध्यान से सुनो और लिख लो, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि अभी समझ आ भी जाएगा, बाद में जब आप उसको खुद इंटरप्रिटेशन करने बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उस समय तक भूल जाएंगे। आप लिख लेंगे तो चांसेस है कि उस समय तक आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया था, चलो हम अब 1000 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा बदल जाएंगी चीजें। ठीक, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं जिससे कि आप समझ सकें जो भी मैं कहना चाहता हूं। हम बात यहाँ पे कह रहे हैं, और ये पब्लिक इशू में भी एप्लीकेबल है यही पूरी बात, तो वो आप जो पब्लिक इशू में पढ़ रहे हैं वही राइट इशू में पढ़ रहे हैं, आप कुछ राइट इशू के लिए कोई नया नहीं हो रहा है, ये पब्लिक इशू में भी एप्लीकेबल है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए इशूअर जो है वो रेज कर रहा है 1000 रुपए। ठीक, अब इशूअर जो है वो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट सो कॉल्ड एज ड्राफ्ट एंड देन ऑब्वियसली कॉल्ड एज अ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, उसमें डिस्क्लोजर देगा। क्या डिस्क्लोजर देगा कि वो ये पैसे का कैसे क्या इस्तेमाल करने वाला है, बताएगा ना। ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है नॉर्मल, अब एक एक चीज के बारे में तो हम नहीं बता, आपके पास दिन में 100 रुपए मैंने आपको सुबह दिए या आपके पेरेंट्स ने 100 रुपए दिए, चलो आपके खुद के ही, आप खुद कमाते हो, 100 रुपए आपको मिले, शाम आते आते बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि 100 का नोट आपकी जेब में होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है।
बट खर्च हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि यार एक एक रुपए का हिसाब दो, तो बड़ा मुश्किल है याद कर पाना। और जब 100 रुपए में ऐसा इतना मुश्किल हो रहा है, तो इतने करोड़ों रुपए में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत खर्चे होंगे। तो इसलिए लॉ ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, 25% पैसा जो भी आप रेस कर रहे हैं, सो 1000 का 25% हो गया 150 रुपए। 150 रुपए का हम बना देते हैं आपके लिए कि 150 रुपए के आप मिसलेनियस में डाल, सॉरी 250 रुपए मिसलेनियस में डाल दीजिए। कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। जो 75% है उसके बारे में आप बताइए क्लियरली कि आप कहां बताएं। एक एक रुपया 75% तक आपको बताना है, विच फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स कम्स टू 750 रुपीज। और 250 रुपया आप अपनी जर्नल पर्पज के लिए यूज करिए। ठीक है भाई। पर कॉर्पोरेट से तो और ज्यादा करना था, वो और लूप होल ढूंढने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब ये बोल दिया, ये लेवरेज दे दिया ऑलरेडी, तो कॉर्पोरेट्स का दिमाग चला। कहते हैं काम करते हैं, ये तो दे ही रखी है 25% की, हम एक काम करते हैं, हम ये जो 1000 रुपए रेज कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं कि इसका 600 रुपए की तो हम लैंड खरीद लेते हैं, और जो बाकी 40 बचता है ना, उसमें 25% तो हम ये दिखा देंगे 250 रुपए की, भाई आपने ही तो कहा था कि जनरल पर्पस के लिए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो बचा 15% यानी 150 रुपए, उसको हम कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट बता नहीं रहे कहां करेंगे, ये नहीं बताएंगे कहां पे। तो टेक्निकली ये सभी अनआइडेंटिफाइड कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ऐसे कर रहे हैं, तो फिर तो ये भाई 40% तक आ गया। 400 रुपए आ रहा है, 1000 का 400 मतलब 40%, मतलब काइंड ऑफ मतलब 1/4 से ज्यादा तो आपका कहां पैसा जा रहा है बता ही नहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, ये जो अनआइडेंटिफाइड बात कर रहे हैं ना, इसकी भी लिमिट रख देते हैं कि अब आप कोई वर्ड अनआइडेंटिफाइड यूज ही नहीं करोगे, और अगर यूज करोगे तो उसकी लिमिट होगी 10% की। मतलब 25% पहला जो आप कह रहे हो जनरल पर्पस मैक्सिमम है वो, ये नहीं कि मिनिमम, मैक्सिमम है वो, और 10% मैक्सिमम है अनआइडेंटिफाइड। फिर अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मत बताओ हमें, आपको एक्वायर करना है, कुछ करना है, पैसा लगाना है किसी भी कंपनी में, मत बताओ उसका नाम, बट वो 10% तक ही हो सकती है, और कुल मिला के इन दोनों का 35% तक हो सकता है। इसके अलावा तो भाई 100 में से 35 चला गया, तो मेरे हिसाब से 65 बचा। 65 का आपको एक एक रुपए का एलोकेशन देना है। मैं ये बता रहा हूँ मिनिमम 65। हो सकता है कोई कह दे कि नहीं जी मैं तो पूरा का पूरा पैसा ही लगाऊंगा, बिल्डिंग में ही लगाऊंगा, लैंड में ही लगाऊंगा, या R&D में लगाऊंगा। तो फिर तो ये प्रोविजन आते ही नहीं है ना। ये तो तब आते हैं जब आप कह रहे हैं कि भाई मैं जनरल पर्पस के लिए खर्च करना चाहता हूं, और उसके अंदर फिर ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, तो ये बातें आती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक पॉइंट और था, वो भी आपको बता देता हूं। तो ये अभी हमने जो पॉइंट देखा है, दिस इज दिस पॉइंट, ठीक है, जो अभी मैंने हाईलाइट भी किया, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं इसके ऊपर का पॉइंट। उसके ऊपर के पॉइंट में क्या लिखा है, इसको हटा देता हूं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप थोड़ा पीछे करके क्लासेस को देख लीजिएगा दोबारा से। अगर वैसे तो बहुत ईजी तरीके से समझा दिया, बट कोई कंफ्यूजन रहे तो आप थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा सुन सकते हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूँ बच्चे को भाई अनलिमिटेड व्यूज की क्लासेस लेनी चाहिए। ये जो रहता है व्यूज का, ये मुझे तो समझ नहीं करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके की बात करता है, जो कंपनी है कि भाई व्यूज का ऐसे। नहीं तो मेरा तो ये है कि अनलिमिटेड व्यूज पे अगर थोड़ा सा 200-400 रुपए महंगा हुए तब भी अनलिमिटेड व्यूज लो, जिससे कि दिमाग में ये ना रहे, देखने नहीं वाले हो आप 1-2 बार से ज्यादा, किसी के पास टाइम नहीं है, समझ में आ जाएगा तो आप दूसरी बार भी नहीं देखोगे, बट एक माइंड का सेटिस्फैक्शन है कि हाँ जी मेरे पास अनलिमिटेड व्यूज वाली क्लासेस है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मींस टुवर्ड्स 75% ऑफ द स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट proposed to be funded from issue proceed, excluding the amount to be raised through proposed right issue or through existing identifiable internal accruals। डब्बा कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता था, अभी जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी वो क्या हो रहा है, मान लो कंपनी, अगेन मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि कंपनी जो है वो 100 रुपए का इशू लेके आ रही है। ठीक है भाई, 100 रुपए समझ गया ना मैं क्यों ले रहा हूं, मैं इसको 1000, 2000, 5, 10 कुछ भी, बट इजी समझने के लिए यही होता है कि छोटा एग्जाम्पल लो, समझ आ गया तो फिर तो आप कितना बड़ा भी एग्जाम्पल बना दो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर ले जाओगे। बट अगर ये एग्जाम्पल ही समझ नहीं आया तो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, तो छोटे लेवल से स्टार्ट करो, फिर आप इजिली अपने आप एग्जाम्पल्स बना पाओगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि 100 रुपए जो है कंपनी कहती है कि हमें टोटल खर्चा है हमारा, जो हम काम करने वाले उसमें 100 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अब इस 100 रुपए का उसने कहा हमें काम करते हैं यार कि 100 रुपए, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कंपनी कहे कि मैंने 5 लाख 1000 करोड़ का IPO लाना है तो सेबी कहते हैं हाँ जी ले आओ, ऐसे थोड़े।
मतलब आपकी कितना आप आईपीओ ला सकते हो इसकी भी लिमिट है। ये नहीं कि आप जो बोलोगे उसकी, आप कोई वैल्यूएशन नाम की चीज तो होती है, तो उसके बेसिस पे तय होगा कितना आईपीओ आप ला सकते हो, आपकी कितनी लिमिट है ना। तो मान लीजिए कंपनी की जो लिमिट है वो प्रोबेबली 60 रुपए की है, ठीक है, पर उनको जरूरत तो 100 रुपए की है, तो क्या करा जाए, तो परेशान है। तो किसी ने बोला बताया, याद दिलाया प्रमोटर्स वगैरह को कि सर 20 रुपए तो हमारे पास पड़े हैं ना, वो रिजर्व में नहीं पड़े 20 रुपए, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो खुश हो गए कि हाँ जी चलो हाँ ये तो सही है, पर 80 हो गए, फिर थोड़ा दुखी हो गए कि 20 रुपए तो और कम पड़ रहे हैं। तो कहते हैं एक काम करते हैं ना, बैंक से ले लेंगे 20 रुपए, बैंक लोन दे देगा ना, बैंक से 20 रुपए ले लेंगे, मेजोरिटी अभी हम ले लेते हैं 60 रुपए लोगों से, 20 रुपए अपने खुद के लगा देंगे और 20 रुपए बैंक से भी ले लेंगे। हाँ ठीक है जी, क्योंकि 60 रुपए हमारे भाई लोगों से आ रहे हैं, 20 रुपए हमारे खुद के हैं और 20 रुपए का हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हो गए ना 100 रुपए, हमारा ये प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग थी, हमने ऐसे ही किया, हम इशू लेके आए क्योंकि हम तो चाहते थे 100 रुपए का इशू आ जाए, बट इतनी वैल्यूएशन ही नहीं मिल पा रही, तो नहीं आ पा रहा इशू, तो हम लाए 60 रुपए का इशू, 60 के 60 रुपए हमें मिल गए। ठीक, 20 रुपए हमारे खुद के थे तो हो गए 80 रुपए। अब 20 रुपए के लिए हम गए बैंक के पास, हमने कहा कि सर हमें ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है, इतना पैसा हमारे पास है, 20 रुपए में और चाहिए। बैंक ने हमारे डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब देखा, बैंक ने बोला नहीं दे सकते आपको, 20 तो नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा 5 रुपए देंगे हम। अब गड़बड़ हो गई सारी, क्योंकि हमने पैसा मार्केट से ले लिया है, अपना रिजर्व भी इधर उधर जो भी पड़े थे वो सब निकाल लिए। अब बैंक मना कर रहा है, कह रहा है 5 रुपए देंगे या नहीं देंगे, चलो मतलब 20 रुपए देने से मना कर रहा है, कम दे रहा है या देने से ही मना कर रहा है, बट 20 रुपए तो नहीं दे रहा। तो अगर हम बैंक से 5 रुपए ले भी लेते हैं तब भी 85 हो रहा है, और ये नहीं हो सकता इसके अंदर कि इसके बेसिस पे हम काम कर लें, क्योंकि हमें पूरा इतना पैसा चाहिए। कुछ चीज होता है ना, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, वो वाली बात है, अब इससे कम काम हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करें, लोगों से तो पैसे ले चुके हैं, अब क्या बोले, हमने तो उम्मीद थी कि बैंक मान जाएगा। तो वहां पे ये पॉइंट स्टोरी समझ में आ रही है मेरी सारी, तो वहां पे अब ये पॉइंट आता है। तो अब क्या रास्ता होता है, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी बीच में, तो अब फिर उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, हम अमेंडमेंट लाते हैं इसके अंदर, ये जो चक्कर है ना इससे बात नहीं बनेगी, हमें इसका कुछ कॉन्क्रीट रास्ता निकालना पड़ेगा, पक्का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या रास्ता निकालना है, फिर कहते ठीक है ये काम करते हैं कि जो इशूअर है ना उसको ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट सो कॉल्ड एज ड्राफ्ट एंड देन फाइनल इशू कर रहे हो ना, तो आप वहां पे बताओगे कि आपने इस जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, जैसे उसकी कॉस्ट 100 रुपए की है, तो उसके जितना आप इस इशू से लेने वाले हो और जितना आपके पास रिजर्व है, उसके अलावा जितना भी पोर्शन बचता है, जैसे हमारे केस में 20 रुपीज है, उसका 75% आपने इंतजाम कर लिया है। क्या कहां से इंतजाम कर लिया, हम दिखा देंगे कि भाई ऑलरेडी अपने बैंक से अप्रूवल ले लिया है, तो रादर देन हम बाद में उसके पास जाए और कहें सर लोन दे दो, हम पहले ही जा रहे हैं, कह रहे सर लोन हमें चाहिए होगा, ऐसा ऐसा पूरा प्रोजेक्शन है, 60 रुपए इधर 20 रुपए उधर, 20 रुपए का आपसे चाहिए, आप 20 नहीं दे सकते तो चलो 75% दे दो 20 रुपए का, 15 रुपए 5 रुपए हम कहीं, क्योंकि 95 तक अगर आप पहुंच गए ऐसे करके तो 5 रुपए तो आप अरेंज कर लेंगे, ये उनका मानना है। तो इस तरीके से ये बात जो है वो कही गई है। मेरी बात का सेंस बनेगा जब हम इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, बट मोटी मोटी बात यही है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भाई हम एंड में कर वही काम रहे हैं, अभी भी बैंक के पास जा ही रहे हैं हम लोग, पर बाद में नहीं जा रहे, पहले ही से होके आ रहे हैं। और ये ना हो कि बाद में ये सब दिक्कतें आए, तो बैंक से हमने पहले ही एक सैंक्शन लेटर लेके रख लिया या कंफर्मेशन जो भी कहते हैं लेके रख लिया, पैसा नहीं लिया, अभी कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ बैंक तैयार है पैसा देने के लिए, और ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात लिख दी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है, ये हम रिजर्व से देंगे, ये आपसे लेंगे, और बैंक ने तो ऑलरेडी देने का हमें वादा कर दिया है, ये बैंक का नाम है, ये भी नहीं कि नहीं बताएंगे, नहीं बिल्कुल बताएंगे, ये बैंक का नाम है। तो उससे क्या है कि ज्यादा श्योरिटी हो गई कि हमारा जो इशू है, ये जो पर्पस है जिसके लिए हमने पैसे रेस किए हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आया समझ? तो ऐसे ये बात, अब ये चीज यहां पे अब मैं आपको दिखा देता हूं, यही बात लिखी है, रियलाइजेशन नहीं हो पाया होगा शायद, बट यही बात यहां पे लिखी हुई है। अब मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं। सो इफ इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट, फर्म मतलब पक्के, पुख्ता इंतजाम, जिसमें कोई बात ही नहीं है, इफ एंड बट है ही नहीं, पक्का है। फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स, वेरीफाइबल मतलब जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। भाई अगर कंपनी कह नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि किससे हम पैसा ले रहे हैं, या हो जाएगा वो काम, क्या टेंशन की बात है, नहीं तो वेरीफाई मतलब नाम बताओ आप उस पॉइंट का जिससे आप फंडिंग लेने की बात कर रहे हो। टूवर्ड 75%, 75% मतलब कितना, जो इशू का 75, जो भी आपका पब्लिक इशू आ रहा है, मैं ऐसे लिखता हूं, प्लस इंटरनल बचता है,
तो पब्लिक इशू प्लस इंटरनल हमने 80 रुपए इकट्ठा कर लिए, अब बचे कितने 20 रुपए, 20 का 75% का इंतजाम आप कर चुके हो। Towards 75% of the stated means of finance for specified project proposed to be funded from the issue proceed excluding क्योंकि ये तो छोड़ ही दो ना, ये तो छोड़ ही दो, 100 में से 80 तो घटा दो, ये तो इंतजाम ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा है 20 का 75% मतलब 15 रुपए। Excluding the amount to be raised through the proposed right issue or through existing identified internal accruals मतलब reserves वगैरह, ठीक है। तो ये इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये राइट इशू के अंदर है, और ये मत सोचना कि ये राइट इशू के अंदर ही है, ये पब्लिक इशू के अंदर भी पॉइंट आएगा। तो बेहतर है कि आपने इसको अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आई एम श्योर आप इजीली लिख पाओगे, क्योंकि देखो पहले की कंडीशन क्या है कि भाई वो डीबार्ड नहीं होना चाहिए, या कोई डायरेक्टर जो कॉमन है वो दूसरी कंपनी से डीबार्ड, दूसरी कंपनी डीबार्ड है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ डीबार्ड हो जाएगा, ये सब तो नॉर्मल है। राइट इशू में चलो एक और नई कंडीशन आ गई, आपने कह दिया कि भाई ठीक है आप अगर विलफुल डिफॉल्टर है राइट इशू ला सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट रिनाउंस नहीं कर सकते। इसमें मार्क्स नहीं, मार्क्स यहां मिलेंगे आपको, केस स्टडी या कुछ भी आएगा वो इसके ऊपर आएगा, ये तो सब लिख लेंगे ना, डीमैट करके आना है, जो ऊपर भी हमने वैसे बात करी थी जैसे फुली पेड होना चाहिए, इसमें कुछ बात ही नहीं है, ये तो सब कर लेंगे। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट क्लैरिटी यहीं से आती है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अदर रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट इशू क्या है भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, इनको एक दो लाइनों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सिंपल है और बहुत बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो कहते हैं कि आप मुझे बात बताओ, आप पब्लिक इशू लाते हो राइट, ये लीड मैनेजर को अपॉइंट नहीं करते आप, बिल्कुल करते हो, वही है द इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें सही इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद सेबी को सबमिट करेंगे, वो एक आपको ऑब्जर्वेशन देगा अगर देना होगा तो, और उसके बाद वही चीज आपकी लेटर ऑफर या फाइनल लेटर तो ऑफर बन जाएगा। जब आपको वो मिल जाएगा तो वो आप आरओसी के साथ, सेबी के साथ, सभी के साथ फाइल कर देंगे। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिजर्वेशन। देखो रिजर्वेशन क्या होता है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्व कराते हैं, है ना, ये नहीं होता कि ये सीट मैंने पहले ले रखी है। जैसे ट्रेडिशनली बहुत बार ऐसा होता है बस वगैरह में कि बहुत, मान लो एक बस आई, बहुत भीड़ है, तो लोग क्या करते हैं खिड़की से अपना रुमाल फेंक देते हैं अंदर, बॉटल फेंक देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं खिड़की से ही घुस जाते हैं अंदर, अगर वो घुस सकते हैं तो, है ना। तो ये होता है, तो वो ऐसे में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कोई एलोकेशन नहीं है, मतलब जो पहले आया उसकी हो गई ये जगह, तो दैट वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ही करता है, क्योंकि दो लोगों ने बोतल फेंक दी, अब फिर किसकी आई पहले, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ट्रेन में क्या करते हैं, रिजर्व करा लेते हैं, ठीक है भाई ये सीट नंबर इनका है, ये उनका, ये उनका, तो कोई और नहीं आएगा, अगर कोई और भी आएगा और आप आ गए हैं तो वो आपके लिए सीट वेकेट करेगा, जो लॉ है, जो रूल है, क्योंकि आप उसके राइटफुल रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदे हैं जिसके लिए आपने पैसे भी दिए हैं। तो ये हो गए रिजर्वेशन, मतलब उससे क्लैरिटी रहती है कि कैसे है क्या है। राइट इशू में भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और वो नॉन कन्वर्टेबल, या आप ऐसे कह दीजिए जो कि ऐसे इश्यूज हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं बट आने वाले समय में होने वाले हैं, यानी जो कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है जिनको आपने इशू किया हुआ है बट लेटर ऑन वो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोविजन राइट इशू का ओपन रखेंगे। जितने लोगों के पास आज शेयर है उनको तुम राइट इशू आज ही ऑफर कर रहे हैं, वो ले या ना ले उनकी मर्जी है, पर जिनके पास कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में इक्विटी में, उनको लिए हम भाई आज तो उनके पास इक्विटी नहीं है तो उनको हम ये नहीं दे सकते, बट उनके पास डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बाद में कुछ समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनका हिस्सा हम रोक के रख लेंगे। हम 100 राइट इशू लाना चाहते हैं तो हमें ये देख लेना है कि इसके अंदर हमने कन्वर्टेबल वालों को भी जोड़ लिया हो, है ना, क्योंकि वो भी। तो चलिए रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं अभी जैसे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक, मैंने पॉज करा, कुछ पानी पीना है, कुछ भी है, तो 2 मिनट के लिए पॉज किया मैंने, और मैंने गलती से फोन उठा लिया, तो कब वो 2 मिनट का जो मेरा ब्रेक है ना, कब 15-20 मिनट में बदल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो रियलाइज करता हूँ कि हाँ यार ये टॉपिक अभी मैं बीच में हूँ और बाद में करता हूँ, मतलब ऐसा ये है फोन, मतलब कब सुबह से शाम और शाम से रात और रात से सुबह हो जाए पता ही नहीं चलता। कभी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रात ना होती और हमें सोने की रिक्वायरमेंट ना होती, अपने बारे में कह रहा हूँ, हो सकता है आप ऐसा ना सोचते हो, तो शायद हम फोन को रेस्ट ही ना देते मे बी। Anyway, चलिए, the issuer shall make right issue of the equity shares only if it has made the reservation of the equity shares of same class in the favor of the holders of outstanding compulsory convertible debt। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि भाई जो कंपलसरी आपने इंस्ट्रूमेंट इशू किए हुए हैं जिसको आप बाद में इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, उनका भी हिस्सा रखिए यहाँ पे।
तो बेसिकली अगर मान लीजिए आउट ऑफ आपके 100 नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज इशूड है वो 100 है फॉर एग्जांपल, और 75 उसमें इक्विटी शेयर्स है, रेस्ट 25 जो है वो कन्वर्टेबल डेट है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। तो आपको जो राइट इशू लाना है वो 75 लोगों के लिए नहीं लाना, या 75 लोगों को सोच के नहीं लाना, पूरे 100 को लेके देना है, या 100 को ध्यान में रखते हुए लाना है। बिकॉज लेटर ऑन ये लोग भी तो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो इन्हें भी जो आज आप राइट इशू बाकी एग्जिस्टिंग को दे रहे हैं, जब ये शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनको भी मिलेगा, और उसी प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे आप आज राइट इशू दे रहे हैं। जब भी ये कन्वर्ट होंगे इनको भी उसी प्राइस पे ऑफर किया जाएगा। The equity shares are reserved for the holders of fully or partly compulsory convertible debt shall be issued to the holders of such convertible debt at the time of conversion of such convertible debt on the same terms। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है, at which equity shares are offered, तो वही बात बताई है मैंने आपको। प्लस यहाँ पे कहा गया कि जो एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी है वो भी इस पे अप्लाई कर सकती है और 2 लाख रुपए तक के शेयर्स ले सकती है। ये भी है यहाँ पे कि अगर अनसब्सक्राइब रह जाता है तो ये 2 लाख की जगह 5 लाख तक के भी शेयर्स ले सकते हैं। द इशूअर में मेक रिजर्वेशन फॉर द एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद द राइट इशू सब्जेक्ट टू द कंडीशन द वैल्यू ऑफ द अलॉटमेंट शैल नॉट एक्सीड 2 लाख। बट अगर जो पोर्शन है राइट इशू का वो अनसब्सक्राइब रह गया है तो 2 लाख की जगह 5 लाख तक भी एम्प्लॉयज से ले सकते हो। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। एसबा के बारे में ऑलरेडी आप बात जानते हैं कि आप राइट इशू हो चाहे पब्लिक इशू, एसबा के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर एंड अदर मटेरियल, तो ये वही पब्लिक इशू वाली बात है कि लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि जो लेटर ऑफ ऑफर है वो हर जगह अवेलेबल रहे। हर जगह का मतलब है रजिस्ट्रार टू द इशू, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, स्टॉक ब्रोकर्स है, डिपॉजिटरी है, अंडरराइटर्स है, सबके पास इसकी कॉपी सफिशिएंट नंबर्स में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब जो स्टेशनरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हमेशा रहनी चाहिए, नहीं कि कोई इनमें से कहे कि मेरे पास तो है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है या कॉपी नहीं, खत्म हो गया वो एक आध बात है, अलग बात है कि कभी कभार ऐसा चीज होगी, बट हमेशा प्रेजेंट रहनी ही चाहिए वो कॉपीज। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर एंड अदर मटेरियल इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार टू द इश्यू, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट सबके पास होने चाहिए। द एवरेज लेटर ऑफ ऑफर, तो इन सबके पास क्या है, लेटर ऑफ ऑफर है। अभी क्या है, हमने पहले पढ़ा था इसी चैप्टर में आई थिंक बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ ऑफर एंड एवरेज लेटर ऑफ ऑफर, तो उस समय बताया था आपको एवरेज मतलब होता है समराइज वर्जन। तो समराइज वर्जन फिर वही बात उस समय बताया था कि शॉर्ट में लिखना है बट मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तो पता चला आपने शॉर्ट में लिखा है बट जो मेन है वो तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर वो एवरेज नहीं बन पाया। उसकी डेफिनेशन सिर्फ समराइज नहीं है बट यूजफुल कंटेंट है जिसके बारे में इन्वेस्टर को जानना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसकी लेंथ हो रही है 300 पेज 400 पेज, तो इतना तो भाई टाइम नहीं है किसी के पास भी, है ना। आजकल के जमाने में तो इतना टाइम नहीं है सबके पास एटलीस्ट। तो उनके लिए एवरेज लेटर है, एवरेज लेटर ऑफर है, उसको पढ़ के वो एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाएगा। और अगर कोई कहता है नहीं जी मैंने एवरेज नहीं, क्योंकि जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो एवरेज लेटर ऑफ ऑफर उन्हें दिया जा रहा है कि आप पढ़ लीजिए फिर आप अप्लाई करिए, पर वो कहते हैं कि नहीं मैं कच्चे काम नहीं करूंगा, मैं तो पूरा ही पढ़ूंगा। तो ठीक है, कंपनी को बोलेंगे कि भाई नहीं मुझे तो पूरा लेटर ऑफ ऑफर चाहिए, तो कंपनी फिर उनको पूरा लेटर ऑफ ऑफर प्रोवाइड करवाएगी। द एवरेज लेटर ऑफ ऑफर along with the application form shall be dispatched to the registered post courier service by electronic means to all the shareholder at least 3 days prior to the opening of the issue। जिन लोग का भी नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड डेट में मिला है उन सबको ये भेज दिया जाएगा। देखो भेजने के बाद ही फैसला होगा कि आपको लेना है नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे मत भेजो, मैंने नहीं लेना, नहीं आएगा तो आपके घर पे ये जरूर एवरेज लेटर ऑफ ऑफर और एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं का मतलब यहाँ पे ये है कि नहीं लेना, दूसरा है कि आप रिनाउंस कर सकते हैं किसी, रिनाउंस का मतलब है किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई देखो मैं तो नहीं ले सकता, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है या ऑलरेडी मैंने काफी जगह इन्वेस्ट कर रखा, पर एक बंदा है ये ले सकता है, ये कंपनी अच्छी है तो मैं उसको शेयर इसके अंदर दिलवा देता हूँ, वो अलग बात है। द लेटर ऑफ ऑफर शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द इशूअर टू एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। वही मैंने कहा कि कोई कह रहा है नहीं मैंने एवरेज नहीं पढ़ना, एवरेज में कुछ समझ आता नहीं है, इतना समराइज वर्जन होता है, इतना सही होती है बात, पूरी बात होती नहीं है, हाफ ट्रुथ होते हैं। तो ठीक है, आप लेटर ऑफ ऑफर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो दे देते हैं। तो आपको ये बोलना पड़ेगा इन्वेस्टर होने के नाते कि इशूअर को या लीड मैनेजर को कि भाई मुझे तो पूरा लेटर ऑफ ऑफर दो, तो आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। आप बस पैसे दीजिए, जो आप कहेंगे वो होगा। आपको लेटर ऑफर चाहिए वो मिलेगा, एवरेज चाहिए वो मिल जाएगा आपको।
अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। 1% आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। अगर आपका इशू सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुल का मतलब है कि जो आपने कंप्लाई करनी थी, कंडीशंस आपने सारी कंप्लाई करी, तो 1% आपको वापस मिल जाएगा। और आपने बीच रास्ते में धोखा दे दिया कि राइट इशू का अनाउंस कर दिया, फिर पीछे हट गया, कुछ तो ऐसे किया, तो जो 1% आपका टोटल इशू का साइज लेके रखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के पास, वो फॉरफीट हो जाएगा। ये इसलिए कि आप सीरियस है या नहीं है, वो आपके 1% का क्या करेंगे। तो ये बात है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा दोबारा से, बट यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने आईपीओ के केस में भी पढ़ी थी। इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि क्या लिखा गया है। द इशूअर शैल इशू एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट वही तीनों, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड है, एंड ऑल्सो गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर डिसमिनेशन ऑन द वेबसाइट एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग। तो इशू के 3 दिन पहले सबको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच हो जाएगा, एब्रिज लेटर ऑफ ऑफर एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 3 दिन पहले। जिस दिन इशू खुलना है उससे 3 दिन पहले, और जिस दिन इशू खुलना है उससे 2 दिन पहले आप एडवर्टीजमेंट दे देंगे क्या कि हमने सबको लेटर ऑफ ऑफर जो है वो भेज दिए हैं। इस तरीके से आप एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और किस तारीख को ये इशू ओपन होगा, किस तारीख को क्लोज होगा, ये सब भी उसके अंदर आप बताएंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा 3 दिन रिवर्स चलेंगे, तो पहले सबसे ज्यादा दिन वाले देते हैं 3 दिन। 3 दिन वाली क्या एक्टिविटी है कि 3 दिन, जिस दिन इशू ओपन होना है उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले, मिनिमम 3 दिन पहले, आप 5 दिन पहले भेज दें तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 3 दिन पहले तो सबको भेज दीजिए। ये नहीं कि उन्हें मिलना चाहिए, आपने डिस्पैच कर दिया। अब डिस्पैच कोरियर से कर रहे हैं, किसी तरीके से भी कर रहे हैं, तो 3 दिन सफिशिएंट है। 3 दिन आपने पहले भेजा है तो मिल ही जाएगा, 3 दिन नहीं तो चौथे दिन मिल जाएगा। इशू खुला उसके अगले दिन मिल जाएगा। उसके अगले कौन सा राइट इशू ऐसे है कि 4 दिन के लिए ओपन है, बहुत टाइम में अप्लाई कर देंगे वो। तो ये चीज है। प्लस ये कहते हैं कि जिस दिन भी इशू ओपन होने वाला उससे 2 दिन पहले एडवर्टीजमेंट इशू हो गया कि सबको हमने वही भेज दिया है, सारा का सारा राइट इशू का हिसाब किताब भेज दिया है, कितना क्या है, क्या प्राइस है, कब इशू है, कब बंद है, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है, तो जिससे कि लोगों को पता चल जाए। अब उसमें आप ये भी बता देंगे कि भाई जो मैंने बताया कि लेटर ऑफर भेजा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां पे है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म हमारा जो हमने भेजा है नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप डुप्लीकेट कॉपीज अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कहाँ पे आए वो डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपीज लेने के लिए, ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो लिखा है स्टेटमेंट इफ द शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द राइट नीदर हैव रिसीव्ड द ओरिजिनल एप्लीकेशन नॉर इन द पोजीशन टू ऑब्टेन द सेम। तो वो कहाँ जा सकते हैं? तो एक तो ये होगा कि भाई आपको हमने लेटर ऑफर भेज दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म भी है, अगर आपको मिला है तो वही आप भर लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते। नहीं, अगर आपको मिला ही नहीं है पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ना मिला है ना अप्लाई करना है, बात ही खत्म। पर मिला नहीं है और मुझे तो ये राइट इशू लेना ही लेना है, तो वो कहते हैं ठीक है, आप एक काम करिए, आप ये पता हमने दे रखा होगा, यहाँ जाके आप फॉर्म ले लीजिए। पर आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते, फिजिकली फिट नहीं है, जो भी और बात है, किसी वजह से नहीं जा सकते, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे भी हमने लिस्ट होना है रजिस्ट्रार, उनकी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है फॉर्म, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके भर लीजिए। अब वो भी नहीं आप कर सकते तो प्लेन पेपर पे अप्लाई कर दो। पर आप फिर ये मत करना कि प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर रहे हो और बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के भेज रहे हो, तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर कुछ मिलेगा नहीं। और प्लेन पेपर पे अप्लाई कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना कि राइट और रेनंसिएशन आप लॉस्ट कर दोगे। अगर रेनंसिएशन चाहिए तो इसी फॉर्म पे अप्लाई करना है। तो फॉर्म नहीं मिला तो ठीक है, जहां वो बता रहे हैं वहां से जाके ले लीजिए, नहीं जा सकते तो इन वेबसाइट जो बताई गई है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कितने समय तक ओपन रहेगा? कम से कम 7 दिन, यही मैं आपको कह रहा हूँ, और 30 डेज तक जा सकता है, तो कोई जल्दी नहीं है, 7 दिन तो ओपन रहने ही वाला है ये। तो ये बात जो है वहां पे, ये आईपीओ जैसा नहीं है, पब्लिक इशू जैसा नहीं है कि भाई 3 दिन 10 दिन, 7 दिन से लेके 30 दिन तक आराम से आपके पास समय ही समय है, आप आराम से भर सकते हैं ये। चलिए तो बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। अगर आप राइट इशू लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? भाई राइट इशू में आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो पहले तो ये देख लो कि इतनी कैपिटल अपने पास बची भी है कि नहीं। भाई 1000 की अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, 1000 शेयर्स की मैक्सिमम लिमिट थी, उतने ऑलरेडी इशू कर चुके हो। तो अब राइट इशू ला रहे हो तो यानी शेयर्स तो हमें और चाहिए, तो पहले तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अभी पहले यही चेक कर लेना है, और अगर ऑलरेडी ऑथराइज कैपिटल बढ़ी हुई है तो फिर इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे हम। तो चेक वेदर द राइट इशू इज विद इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अगर नहीं है तो उसको बढ़ा लीजिए। फिर एक डायरेक्टर्स की मीटिंग करी जाएगी, और सभी जानते हैं कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, 7 डेज का नोटिस होगा। उस मीटिंग के अंदर बातचीत होगी कि राइट जो इशू है वो लेके आना है, नहीं लेके आना है, एंड जो लेके आना है तो कितने अमाउंट का, कितने क्वांटम का, कितने प्राइस का, किन टर्म्स के साथ लेके आना है, कैसे एलोकेशन रहेगा, इन सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे। तो कहते हैं कि आप नोटिस इशू करेंगे और
उसके साथ साथ बताया गया है कि क्योंकि ऑलरेडी राइट इशू आ रहा है तो कंपनी लिस्टेड है, तो साथ साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को दे दी जाएगी कि जी हमारी कंपनी का राइट इशू आने की बात चल रही है, तो उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग करी जा रही है। अब आपने उनको ये बता दिया कि हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर मीटिंग होगी। अब मीटिंग का जो भी आउटकम है वो हाँ है ना है जो भी है राइट इशू के ऊपर, उसके बारे में भी तो स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे। अब कई लोग की आदत क्या होती है, आपने देखा होगा, वो आधी बात बताते हैं और फिर आगे बोलते नहीं है। तो ऐसा लगता है यार फिर आधी बात भी क्यों बताई है, या तो बता नहीं तो पूरी बात बता नहीं तो मत बताओ। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम आधी बात अगर बता देंगे, स्टॉक एक्सचेंज सुनो वो हाँ क्या हुआ, क्या है कि राइट इशू के बारे में ना हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई फिर इतने से काम हो जाएगा। ये नहीं बताना कि फिर मीटिंग जब हुई तो उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ने क्या फैसला लिया कि भाई राइट इशू लाना है नहीं लाना है, तो वो भी आप बताएंगे इस हिसाब से। जब आपने उनको बता दिया एक बार कि भाई हम राइट इशू लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो भी इन्फॉर्मेशन है, और अगर लेके आ रहे हैं तो फिर जो भी पर्टिकुलर्स डिस्कस हुए उसके बारे में आप बताएंगे। और फिर साथ साथ आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल कर देंगे। और हम यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स के अपॉइंटमेंट की भी बात करते हैं वैसे तो मर्चेंट बैंकर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जो राइट इशू होगा 7 दिन के लिए कम से कम, और ऊपर हम बात करके आए 30 डेज के लिए ओपन होगा। जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपने सेबी को फाइल किया, अगर वो ऑब्जर्वेशन देंगे या नहीं देंगे जो भी है, उसके बाद अगर वो फाइनल हो जाएगा तो फाइनल फिर आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को देंगे, उसकी कॉपी शेयर होल्डर्स को भेज देंगे। फर्म अरेंजमेंट बैंकर्स के साथ करेंगे कि अगर बैंक में आके कोई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहे तो आगे भर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने देखा कि ऑलरेडी हम उन्हें भेजने वाले हैं, मतलब सारे शेयर होल्डर्स को एवरेज जिसको हम कहते हैं जो ऑफर डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म देने वाले हैं, बट बहुतों को नहीं मिलेगी फॉर श्योर। तो फिर नहीं मिलेगी तो वो कहाँ आके फिर बैंकों का नाम बता सकते हैं कि यहाँ आके करें। ऊपर हमने पढ़ा था अगर वहां भी वो नहीं आ सकते तो ठीक है, फिर भाई इधर उधर से डाउनलोड कर लो कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट से, बताया था स्टॉक एक्सचेंज से, वो भी नहीं कर सकते तो प्लेन पेपर पे कर दो। बट जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों पे मत कर देना, नहीं तो आपको राइट इशू मिलेगा नहीं। उसके बाद आपने इशू ओपन किया, लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म्स आई, फिर इशू क्लोज हुआ, अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ और फिर अलॉटमेंट आपने कर दिया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पता है आपको क्या होता है, ये जो प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं रटने वाली चीज नहीं है। आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो चीज निकलती ही जाएगी। क्योंकि इस आईसीडीआर की बात, खैर राइट इशू एक अलग बात है, बट आईसीडीआर के बारे में बात करें या इशू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इशू के अंदर एक 360 डिग्री टर्न है। मतलब आप बताइए कि आप आईपीओ लेके आते हैं तो आप की ये मीटिंग नहीं करते, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नोटिस नहीं इशू करते, मीटिंग नहीं होती। हाँ, उस समय हम स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बता रहे होते क्योंकि हम अभी लिस्टेड ही नहीं है तो उन्हें क्यों बताएंगे। बट डेफिनेटली बाकी चीजें तो होती है ना कि भाई हम ये देख रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल है या नहीं है, फिर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में डिसीजन लिया जा रहा है, इंटरमीडियरीज को अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग, फिर स्टॉक एक्सचेंज कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल की बात करते हैं, लेटर ऑफर ड्राफ्ट फाइल होता है ऑब्जर्वेशन के साथ, फिर फाइनल फाइल होता है, फिर लोगों को दिया जाता है अलग अलग जगहों पे अवेलेबल। तो वही तो चीज ये यहाँ पे है, इसमें कौन सी अलग बात है। अगर कुछ अलग है तो वही है कि राइट इशू का मतलब क्या है और जो कंडीशंस मैंने बताई बस वो, कि जैसे कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं तब भी आप राइट इशू ला सकते हैं पर रिनाउंसिएशन नहीं कर सकते आप। अगर कुछ अलग है तो वो बस यही अलग है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी ऐसा फर्क है इसके अंदर। तो देखिए ये सारी बात यहाँ पे कही गई है और इसके साथ मैं पार्ट खत्म करता हूँ, लंबा हो गया काफी, बट ठीक है आईसीडीआर है तो इतना डिजर्व तो करता है क्योंकि कहीं ना कहीं लिंकेज भी जरूरी है चीजों के बीच में। तो अभी राइट इशू तक कंप्लीट हो गया हमारी सारी बात। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे तो एक डिफरेंट टॉपिक शुरू होगा, राइट इशू के बारे में बात नहीं होगी। हमने काफी बात कर ली है, नहीं होगी मतलब है ही नहीं कोर्स में, और जितना कंटेंट था सब पढ़ा दिया मैंने आपको, तो कुछ भी बचा नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बार बार कहता हूँ कि भाई ये क्लासेस देखने के बाद आपको मॉड्यूल स्कैनर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि राइट इशू आईसीडीआर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अभी राइट इशू हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझसे पूछेगा। याद रखिएगा बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस प्रोफेशनल एंड सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू कोर्स एज वेल एज ओल्ड कोर्स, द डिटेल एंड द फास्ट ट्रैक बैचेस अवेलेबल है। फास्ट ट्रैक बैचेस के साथ तो ये भी मैं कर चुका हूँ कि अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आती, होता है ना कि भाई साउथ इंडिया के स्टूडेंट नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, कंप्लीट इंग्लिश मैंने रिकॉर्ड कर दिया पूरा का पूरा इंग्लिश में, वहां पे एक शब्द भी मैंने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जरूर उसके बारे में पहले पूछ लें और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी लैंग्वेज में देखना है। और अल्टीमेटली ये पक्का है कि कंटेंट सारा हर जगह कवर हो रहा है, चाहे फास्ट ट्रैक है चाहे वो डिटेल है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर चूजिंग शांतनु नैतान्या अकेडमी। टेस्ट सीरीज के बारे में मत भूलिएगा, बार बार बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर आप तो एक ही बात बोलते हैं, तो बोलूंगा नहीं, पर टेस्ट सीरीज वर्थ है देनी, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर चूजिंग अस। थैंक यू।